सो हेलो एवरीवन, कैसे ही आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो सेशन में हमारे पास रहने वाला है टॉपिक आरबीआई। ठीक है, आरबीआई की बात करें तो आपका जो इकोनॉमिक्स पोर्शन है ना, अगर हम बात करते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की, तो आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन किया गया है। इससे पहले हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी पढ़ा था। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में। ये डेमो लेक्चर सेकंड रहने वाला है हमारे पास यूट्यूब पे इकोनॉमिक्स पोर्शन का। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो हम हर एक चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। बाकी डेली अपडेट्स, क्विज क्वेश्चंस के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बाकी अगर आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स इन डिटेल, ठीक है, कोर्स चाहिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। इस नंबर पे आप मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस शानदार से सेशन को। लेट्स बिगिन। तो जब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, किसके बारे में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? याद रख लेना, ये हमारे पास सेंट्रल बैंक है इंडिया का। कौन सा बैंक है? सेंट्रल बैंक है मेरे प्यारे दोस्तों। पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक मतलब देश के सारे बैंक का बॉस, देश के सारे बैंक का बॉस माना जाता है। ये क्या माना जाता है? बॉस माना जाता है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। समझ आया? ओके, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक मतलब देश के सारे बैंक का बॉस। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। सेकंड लाइन यहाँ पे लिखी गई है ना। अब सेकंड लाइन में क्या लिखा गया है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कंट्री मॉनिटरी पॉलिसी एंड रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम। इससे मतलब क्या हुआ? देखो, ये तो इसका एक किस्म का फंक्शन है, हम अलग से भी फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन आरबीआई का मेन काम क्या है? देश की मॉनिटरी पॉलिसी, देश की मॉनिटरी पॉलिसी। अब देखो, ये मॉनिटरी पॉलिसी क्या होता है? पैसों की जो सप्लाई होती है, मनी की सप्लाई। किसकी सप्लाई? मनी की सप्लाई। ये पॉइंट नोट कर लेना। या फिर हम बात करें इंटरेस्ट रेट, क्या? इंटरेस्ट रेट जैसे हो गया, जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो गया, क्या? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? यही आरबीआई करता है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोलिंग करने के लिए कंट्री की मॉनिटरी पॉलिसी एंड रेगुलेटिंग करने के लिए बैंकिंग सिस्टम को। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। कौन करता है रेगुलेट? आरबीआई रेगुलेट करता है, यानी रूल्स बनाता है बैंक्स के लिए। क्या करता है? रूल्स को बनाता है। ये पॉइंट नोट कर लेना, रूल्स को बनाता है। होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी। दोनों लाइन समझ आ गई होंगी। अब देखो, यहां पे क्या लिखा गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन 1934। ये कब पास हुआ था? 1934 में हुआ था। ठीक है, कब? 1934 में। ये फैक्चुअल पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, ये फैक्चुअल पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट याद रख लेना, 1934 में पास हुआ था। और इसी लॉ के अकॉर्डिंग, क्या कह रहा हूं मैं? इसी लॉ के अंडर आरबीआई बना। इसी लॉ के अंडर आरबीआई क्या हुआ? बना। पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट आप नोट करोगे जो यहां पे मैंने आपको समझा दिया। समझ आया होगा। अब फिर पूछा जा सकता है कि आरबीआई इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ। कब हुआ? याद रख लेना, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई इस्टेब्लिश्ड हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई इस्टेब्लिश्ड हुआ था। अगर एग्जामिनर पूछ ले तो आपका आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, फिर लिखा गया है इट वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर द, ये इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। जैसे कि मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया कि ये हमारे पास इस्टेब्लिश्ड हुआ अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। किसके अंडर? ये हमारे पास इस्टेब्लिश्ड हुआ अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर। ये फैक्चुअल पॉइंट भी आप नोट करोगे। फिर क्या लिखा गया है? द इनिशियल सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई वाज इन कलकत्ता। अब सुनो, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है प्यारे दोस्तों कि आरबीआई का पहला ऑफिस कहाँ था? अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आरबीआई का फर्स्ट ऑफिस कलकत्ता में था। कहाँ पे था? कलकत्ता में। ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, जो इसका पहला ऑफिस था।
फिर अगर आपसे पूछा जाए परमानेंट सेंट्रल ऑफिस वाज शिफ्टेड टू मुंबई, ये कब शिफ्टेड हुआ मुंबई में, तो आपका आंसर होना चाहिए 1937। क्या होना चाहिए? 1937। ये कब शिफ्ट हुआ था? 1937 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए परमानेंट ऑफिस कहाँ शिफ्ट हुआ, तो 1937 में मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। आज भी आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। करंटली भी कहाँ है? करंटली भी मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। समझ आया होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास हिल्टन यंग कमीशन। अब ये क्या चीज़ है हिल्टन यंग कमीशन? इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है प्यारे दोस्तों? सेटअप हुआ था 1926 में। कब सेटअप हुआ? 1926 में। आल्सो कॉल्ड रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से भी ये जाना जाता है। किस नाम से? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से। ये पॉइंट नोट करोगे। इसको रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहते हैं। ठीक है, रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। यहाँ पे क्या हुआ? क्रिएशन हुई किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या याद रखोगे कि इस कमीशन ने ही आरबीआई बनाने की रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, इसी ने क्या दी थी? रिकमेंडेशन दी थी। तो ये पॉइंट भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। समझ आया होगा। फिर हमारे सामने क्या लिखा गया है? लिखा गया ओनरशिप ऑफ आरबीआई। क्या लिखा गया है? ओनरशिप ऑफ आरबीआई। यहां पे समझना, ओरिजिनली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज प्राइवेटली ओन्ड। पहला पॉइंट तो ये लिखा गया ना कि ओरिजिनली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था ये प्राइवेटली ओन्ड था और इट वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये नेशनलाइज्ड हुआ कब? 1949 में। ये पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जेकेएसएसबी कुछ भी पूछता है, मैं हर वीडियो में कहता हूं जेकेएसएसबी कुछ भी पूछता है, ये आपको दिमाग में आज से बिठा लेना है। एट प्रेजेंट इट इज़ फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज के टाइम में ना ये फुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन्ड किया जाता है। ये पॉइंट भी आप नोट करोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो आरबीआई की ओनरशिप यानी मालिक कौन है? पहले आरबीआई प्राइवेटली ओन्ड था, 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया और आज आरबीआई 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करते ना, आज के टाइम में इट इज फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे सामने क्या दिया गया है? प्रीएम्बल ऑफ आरबीआई। क्या दिया गया है? प्रीएम्बल ऑफ आरबीआई। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मतलब आरबीआई का उद्देश्य क्या है? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? आरबीआई का उद्देश्य क्या है? देखो, पहले बात करें तो प्रीएम्बल एक्सप्लेन करता है मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। किसको ये हमारे पास एक्सप्लेन करता है? जितने भी मेन ऑब्जेक्टिव्स है ना और जो फंक्शंस है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इनको ये एक्सप्लेन करता है। जो प्रीएम्बल है किसका? आरबीआई का। ओके, फिर आपको क्या याद रखना है? इशू करता है करेंसी नोट्स को एंड मैनेजमेंट ऑफ कैश रिजर्व्स। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास करेंसी नोट्स इशू करने का काम भी इसी का है, जैसे नोट्स प्रिंट करना और इशू करना। ठीक, कैश रिजर्व्स को ये क्या करता है? मैनेज करता है। बैंक के कैश रिजर्व का कंट्रोल भी इसके पास रहता है। किसके पास? आरबीआई के पास। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है? सिक्योरिंग कहता है मॉनिटरी स्टेबिलिटी इंडिया में। इसका मतलब ये हुआ कि मॉनिटरी स्टेबिलिटी को भी ये मेंटेन करता है, पैसों की वैल्यू को स्टेबल रखता है, ज़्यादा महंगाई हो या डिफ्लेशन ना हो, इन चीज़ों पे ये काबू करता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। रेगुलेटिंग करता है करेंसी को एंड क्रेडिट सिस्टम फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द कंट्री। इससे मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ना, आप याद रख लेना, रेगुलेटिंग करता है करेंसी को एंड क्रेडिट सिस्टम फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द कंट्री। इससे मतलब ये हुआ कि लोन होता है या फिर क्रेडिट सिस्टम होता है ना, लोन और क्रेडिट सिस्टम को इकोनॉमी के फायदे के लिए ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये चीज आपको याद रखना है। फिर हमारे पास मेंटेनिंग करता है प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इससे मतलब ये हुआ कि मेंटेनिंग करता है प्राइस स्टेबिलिटी को भी। प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना भी इसका काम है। इन्फ्लेशन, महंगाई को भी कंट्रोल करना इसका काम है। दाम ज़्यादा तेज़ ना बढ़े, मतलब कीमत ज़्यादा ना बढ़े, ये सारी चीज़ों पे इसी का कंट्रोल रहता है। सपोर्टिंग करता है ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को। इससे मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ये सपोर्ट करता है, इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ साथ इंप्लीमेंटिंग करता है। किसको इंप्लीमेंट करता है? मॉडर्न मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को। मॉडर्न मॉनिटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना भी इसी का काम है। ठीक है, लेटेस्ट जो पॉलिसी टूल्स है ना, जैसे ना आपको हम पढ़ेंगे इसी में रिपो रेट हो गया, रिवर्स रिपो रेट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? लेटेस्ट जितने भी पॉलिसी टूल्स हैं ना, इसका यूज़ करना भी इसके हाथ में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओवरऑल आप क्या याद रखोगे
एक्ट 1934, एक्ट जो 1934 वाला था ये याद रखोगे। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये आरबीआई? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, ये याद रखोगे। नेशनलाइजेशन इसको कब मिली? 1949 में मिली, ये याद रखोगे। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में, ये याद रखोगे। इस तरह से चीज़ों को आपको याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते पे फोकस करना। आरबीआई लोगो के बारे में क्वेश्चन आते हैं क्या? आरबीआई लोगो के बारे में क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए। आरबीआई लोगो फीचर्स ए रॉयल बंगाल टाइगर एंड अ पाम ट्री। ओके, आपको क्या याद रखना है? आरबीआई लोगो में क्या क्या होता है? सबसे पहले आरबीआई के लोगो में रॉयल बंगाल टाइगर और पाम ट्री है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। दो चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक। अब टाइगर जो है ये सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ आरबीआई को। यही चीज़ है, स्ट्रेंथ, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ आरबीआई। यानी टाइगर स्ट्रेंथ, ताकत को दिखाता है ना, पावर क्या? शक्ति को, और अथॉरिटी यानी कि जो हमारे पास अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी के अधिकार को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। टाइगर सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ आरबीआई, यानी कि इन चीज़ों को ये क्या करता है? यहाँ पे सिंबलाइज करता है। इससे ये पता चलता है कि आरबीआई एक पावरफुल और अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूशन है। समझ आया? आया होगा। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है? पाम ट्री जो है ये सिग्निफाई करता है स्टेबिलिटी को एंड स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ को। देखो, जो पाम ट्री है इसका मतलब क्या है? पाम ट्री स्टेबिलिटी को शो करता है और स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी लगातार इकोनॉमिक जो विकास है ना, इसका ये एक सिंबल माना जाता है। इकोनॉमी को स्टेबल और ग्रो करने में आरबीआई का काम है। दैट्स वाई यहाँ पे पाम ट्री भी इस चीज़ को सिंबलाइज करता है, ठीक है। किसको दिखाता है? किसको सिग्निफाई करता है? याद रखना, स्टेबिलिटी को एंड स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ को। चलिए, ये बात समझ में आ चुकी होगी। लोगो डिजाइन जो किया गया था ये इंस्पायर्ड हुआ था बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी डबल मोहर कॉइन से। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये लिखा गया है रिटन इन इंग्लिश, ठीक है। मतलब आरबीआई लोगो का डिजाइन किससे इंस्पायर्ड है? पहले तो आपको पता चल गया, आरबीआई लोगो का डिजाइन ईस्ट इंडिया कंपनी के डबल मोहर कॉइन से इंस्पायर्ड है। ये एक पुराना गोल्ड कॉइन था ब्रिटिश पीरियड का, ये चीज आप याद रख लेना। और आरबीआई का जो नाम है ना, आरबीआई का नाम कैसे लिखा होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंग्लिश में भी है, ठीक है, इंग्लिश में भी है। एक पॉइंट तो ये याद रखोगे, रिटन इन इंग्लिश पहली बात, और दूसरा देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट। ये पॉइंट आप जरूर नोट करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखोगे। और आरबीआई लोगो जो है ये फाइनलाइज हुआ था 1935 में। कब? 1935 में आरबीआई लोगो कब फाइनल हुआ? आरबीआई का लोगो 1935 को अराउंड फाइनल किया गया। इस साल आरबीआई भी इस्टेब्लिश्ड हुआ था, जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी माना जाता है। क्या? इस्टेब्लिशमेंट ईयर। ये पॉइंट भी आप नोट रखोगे। वो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर पढ़ाई वही यहाँ पे दी गई हैं। आरबीआई लोगो कंटेन्स ए रॉयल बंगाल टाइगर एंड ए पाम ट्री। ओके, ये आप लोगो देख सकते हैं, यहाँ पे टाइगर है, यहाँ पे ये पाम ट्री है, देख सकते हो। देखो, आराम से देखो, टाइगर रिप्रेजेंट्स करता है स्ट्रेंथ, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और पाम ट्री रिप्रेजेंट्स करता है स्टेबिलिटी एंड स्टडी ग्रोथ इन द इकोनॉमी को। ओके, और साथ साथ लोगो डिजाइन हुआ है जो ये इंस्पायर्ड हुआ था बाय ईस्ट इंडिया कंपनी डबल काइंड से, और वर्ल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटन इन इंग्लिश एंड देवनागरी स्क्रिप्ट। और आरबीआई लोगो जो है फाइनलाइज्ड हुआ अराउंड 1935 को। ओके, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट। ऐसे ही हमारा पढ़ाने का तरीका है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया गया है? मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई के। मैनेजमेंट क्या है आरबीआई का, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, मतलब आरबीआई का मैनेजमेंट कौन करता है? सबसे पहले आरबीआई इज मैनेज बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो चीज़ आप याद रखोगे, अगर वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा कि हमारे पास आरबीआई जो है ये मैनेज होती है किसके द्वारा? मैनेज बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आरबीआई को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ये मैनेज करते हैं। ये आरबीआई का टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। टॉप डिसीजन याद रख लेना, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख लेना, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी ये माना जाता है, मेकिंग बॉडी। क्लियर हुआ होगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से क्लास वॉच करो, ठीक। अब ना टोटल मेंबर्स कितने होते हैं अगर आपसे पूछा जाए? 21। कितने? टोटल मेंबर इसके 21 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मेंबर्स का टर्म कितना होता है, तो मेंबर का टर्म जो होता है, टर्म ऑफ मेंबर्स 4 ईयर रहता है। कितना? 4 साल। कितना? 4 साल रहता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अपॉइंटेड कौन करता है इनको, तो अपॉइंटेड होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा।
मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। अब यहीं पे दिया गया है कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के कंपोजिशन क्या है सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई की, मतलब सेंट्रल बोर्ड किस किस से मिलकर बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट जो आप याद रखोगे, गवर्नर। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? गवर्नर होता है। मतलब आरबीआई का बॉस कौन होता है? आरबीआई का बॉस गवर्नर होता है। कौन होता है? याद रखना, आरबीआई का बॉस गवर्नर ही होता है। ठीक है, हेड ऑफ आरबीआई होता है ये भी याद रखना। मेजर डिसीजन यही लेता है। मेजर डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं? इसी के द्वारा। ये भी आप नोट कर सकते हो, मेजर डिसीजंस यही लेता है। आरबीआई को नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कौन करता है? यही करता है गवर्नर। याद रख लेना, क्या कहा? आरबीआई को नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर कौन रिप्रेजेंट करता है? यही गवर्नर करता है। चीजें दी गई हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड हेड ऑफ आरबीआई होता है गवर्नर, टेक्स लेता है मेजर डिसीजंस एंड रिप्रेजेंट्स करता है आरबीआई को नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। और यहाँ पे अब आपको क्या याद रखना है? डिप्टी गवर्नर। ठीक है, कंपोजिशन में फिर यहाँ पे अप टू 4 कितने डिप्टी गवर्नर्स होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए, अप टू 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। अप टू 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। ये गवर्नर की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं। किसकी? गवर्नर की। बैंकिंग रेगुलेशन में, मॉनिटरी पॉलिसी में, करेंसी मैनेजमेंट में एंड सुपरविजन में। समझ रहे हो? ये गवर्नर की कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं? बैंकिंग रेगुलेशन में, मॉनिटरी पॉलिसी में। आपके सिलेबस में मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी भी दिया गया है। ये एक्चुअल में इसी के साथ जुड़ा पार्ट है, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ेंगे, बोर नहीं करेंगे। जितना आपके सिलेबस में दिया गया ना, इतना ही पढ़ेंगे। तो बात किसकी हो रही थी प्यारे दोस्तों, कि गवर्नर की मदद कौन कौन करता है? ये किसकी मदद करते हैं? ये गवर्नर की मदद करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन में, मॉनिटरी पॉलिसी में, करेंसी मैनेजमेंट में और साथ ही साथ सुपरविजन में। ठीक है, मतलब जितनी भी बैंक की देख रेख होती है, यही करते हैं मदद इसमें। आ जाओ आगे। अगर आपसे पूछा जाए ऑफिशियल डायरेक्टर्स के बारे में, किसके बारे में? ऑफिशियल डायरेक्टर्स के बारे में, आपका आंसर क्या रहेगा? देखो, फुल टाइम मेंबर्स होते हैं ये, फुल टाइम मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड की जब बात करते हैं, फुल टाइम मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड क्या याद रखोगे? इंक्लूड द गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर्स। आपके इस ग्रुप में शामिल होते हैं, याद रखना, कौन कौन? गवर्नर्स, दूसरा डिप्टी गवर्नर्स, जो इन्वॉल्व होते हैं डे टू डे फंक्शन ऑफ आरबीआई में। आरबीआई के डे टू डे जितने भी काम होते हैं, इन सबको हैंडल करने का काम इन्हीं का होता है। ठीक है, ये ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं इसके। आगे चलते हैं, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर की जब बात करते हैं ना, किसकी? नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर की। तो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, ये आरबीआई के बाहर के एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आरबीआई के बाहर के एक्सपर्ट लोग। इनका काम क्या होता है? क्या देना? एक्सपर्ट एडवाइस देना, प्रोवाइड आउटसाइड एक्सपर्टाइज एंड रीजनल रिप्रेजेंटेशन। इनका काम होता है एक्सपर्ट एडवाइस देना, डिफरेंट रीजन्स को रिप्रेजेंट करना। ये चीज़ आप याद रख सकते हो। ठीक है, देखो हमारे पास नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स की जब बात करते हैं ना, तो इसमें आपको क्या याद रखना है? ये प्रोवाइड करते हैं हमारे पास, जैसे मैंने बोला, फिर के एक्सपर्ट्स होते हैं और इनका काम होता है एक्सपर्ट एडवाइस देना, डिफरेंट रीजन्स को रिप्रेजेंट करना। और इसमें याद रखना कि ये 10 डायरेक्टर्स होते हैं फ्रॉम फील्ड लाइक इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री एंड बैंकिंग से। ये क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन हमारे पास ऑफिशियल डायरेक्टर कितने लोग होते हैं? 10 डायरेक्टर होते हैं फ्रॉम फील्ड लाइक इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री एंड बैंकिंग से। समझ आ रही है बातें? आ रही होंगी। और इसमें 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट्स करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये भी पूछा जा सकता है कितने गवर्नमेंट ऑफिशियल? 2, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे 4 डायरेक्टर होते हैं लोकल बोर्ड से। कितने डायरेक्टर? 4 डायरेक्टर। किससे? 4 डायरेक्टर होते हैं लोकल बोर्ड से। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया को, जिनका काम होता है इंडिया के अलग अलग रीजन्स को रिप्रेजेंट करना। तो आपको क्या याद रखना है? सेंट्रल बोर्ड इक्वल टू हमारे पास इसमें ऑफिशियल प्लस नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं। ऑफिशियल का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन के एंड डेली वर्क्स को देखना, और नॉन ऑफिशियल जो होते हैं ये एक्सपर्टाइज होते हैं, रीजनल रिप्रेजेंटेशन इनकी देखने को मिलती है। ठीक है, समझ आया? सारी चीज़ें आपको बता दी यहाँ पे कि कितने कितने मेंबर होते हैं और क्या क्या होता है। क्या है कि जो सेंट्रल बोर्ड होता है इंक्लूड करता है ऑफिशियल मेंबर को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को एक्सपर्टाइज एंड रिप्रेजेंटेशन के लिए। होप सारी की सारी बातें यहाँ तक क्लियर हुई होंगी। अब हमारे सामने क्या दिया गया है? लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई। आरबीआई के लोकल बोर्ड्स कौन कौन से हैं? ठीक है, लोकल बोर्ड्स आर रीजनल बॉडीज। ये क्या होती हैं? रीजनल बॉडीज होती हैं आरबीआई की, जो असिस्ट करती है सेंट्रल बोर्ड को बाई प्रोवाइडिंग इनपुट्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। और टोटल लोकल बोर्ड इसमें 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। देखो, लोकल बोर्ड्स क्या होते हैं? लोकल बोर्ड्स आरबीआई की रीजनल बॉडीज होती हैं। पहला पॉइंट, मतलब ये अलग अलग रीजन से इंफॉर्मेशन और प्रॉब्लम्स कलेक्ट करके सेंट्रल बोर्ड को बताते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है।
ठीक है। लोकल बोर्ड्स का काम क्या है? डिफरेंट रीजन के इनपुट्स यानी सेंट्रल बोर्ड तक पहुंचाना, लोकल प्रॉब्लम्स जितनी भी आती हैं, इश्यूज आते हैं, इकोनॉमी की कंडीशन को बताना, ये सारे के सारे काम इन्हीं के हैं। और टोटल लोकल बोर्ड्स कितने हैं? टोटल 4 लोकल बोर्ड्स हैं। कितने हैं? 4। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है जी, आगे बढ़े। लोकेशंस की बात करें तो सबसे पहले लोकल बोर्ड्स कहाँ कहाँ हैं? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में और चेन्नई मद्रास में। ये याद रख लेना, हो सकता है वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन बन जाए, और पूछा जाए इनमें से कौन सा नहीं है या है, इस तरह से बन जाए तो आप वहां फंस सकते हैं। ठीक है। फंक्शंस की बात करें लोकल बोर्ड्स की, लोकल बोर्ड्स जो है इनका काम क्या है? तो लोकल बोर्ड्स की यहां पे दिया गया है, रिप्रेजेंट्स करता है रीजनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। ओके। एडवाइस करता है आरबीआई को लोकल बैंकिंग, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कंडीशन में। मतलब कि फंक्शन लोकल बोर्ड का क्या है? रीजनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना, अपने अपने रीजन के इकोनॉमिक और बैंकिंग इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना, ये इनका काम है। ओके। दूसरा, आरबीआई को एडवाइस देते हैं किसके रिगार्डिंग? लोकल बैंकिंग के रिगार्डिंग, या फिर ट्रेड के रिगार्डिंग, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन के रिगार्डिंग। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो आप एग्जाम लाइन क्या रखोगे याद? आरबीआई हैज 4 लोकल बोर्ड्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप एक एक नोट करोगे। ठीक है, बोर नहीं होना है क्लास में। चलिए, सेंट्रल ऑफिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई की बात कर लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखा गया है? सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई इज लोकेटेड इन मुंबई। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस कहां है। आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है। ये आरबीआई का मेन हेडक्वार्टर माना जाता है, एक्ट एज द मेन हेडक्वार्टर। ओके। गवर्नर जो होता है ये वर्क्स करता है फ्रॉम द सेंट्रल ऑफिस से, एंड मेजर डिसीजंस आर टेकन हियर। ये चीज याद रखना, गवर्नर कहां से काम करता है? गवर्नर सेंट्रल ऑफिस मुंबई से काम करता है। मेजर डिसीजन कहां से लिए जाते हैं? आरबीआई के मेजर डिसीजन सेंट्रल ऑफिस में ही लिए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके। और यहीं पे इंपॉर्टेंट मॉनिटरी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज जो हैं ये फ्रेम की जाती हैं सेंट्रल ऑफिस में। मतलब पॉलिसीज कहां से बनाई जाती हैं? मॉनिटरी, बैंकिंग और फाइनेंशियल पॉलिसीज प्यारे दोस्तों सेंट्रल ऑफिस में फ्रेम होती हैं। जो सेंट्रल ऑफिस कहां पे है? मुंबई में है। एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, समझ आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के बारे में क्या दिया गया यहां पे लिखा गया है बैंकिंग सुपरविजन। देखो, मॉनिटर्स एंड कंट्रोल करता है बैंक्स को टू इंश्योर करने के लिए सेफ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग। बैंक्स को मॉनिटर और कंट्रोल करता है, याद रखना, ताकि बैंक सेफ और प्रॉपर्ली काम करे। क्या करें? ताकि बैंक सेफ और प्रॉपर्ली काम करें, ये याद रखना है बैंकिंग सुपरविजन के लिए। दूसरा, यहां पे याद रखना है मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है। कंट्रोल करता है किसको? मनी सप्लाई को एंड इन्फ्लेशन को। देखो, ये चीजें हम पढ़ेंगे, मॉनिटरी पॉलिसी को भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख लो। मॉनिटरी सप्लाई और इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। टूल्स इसके जो है ना, इसमें एक रिपो रेट आता है और रिवाइज रिपो रेट आता है। ठीक है, ये इसके टूल्स हैं, याद रखना। इनको भी हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। आगे बात करें फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज से मतलब क्या हुआ? मैनेज करता है फॉरेन करेंसी को एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया को। ठीक है, इंडिया के लिए जो भी फॉरेन करेंसी रहती है या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहते हैं, इनको ये मैनेज करता है। ठीक है। और करेंसी मैनेजमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में क्या याद रखना है कि ये इशू करता है, मैनेज करता है करेंसी नोट्स को। किसको? करेंसी नोट्स को, काइंस को, कंट्री के अंदर। तो एग्जाम लाइन क्या याद रखनी है? आरबीआई सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है, कंट्रोल करता है पॉलिसी मेकिंग को एंड मेजर डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक, इनको। ठीक है। आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस कहां पे है? मुंबई में। ठीक है, जहां से मेजर पॉलिसीज और डिपार्टमेंट्स कंट्रोल किए जाते हैं। तो आप इतनी चीजें जरूर याद रखना। हमने क्या देखा? इसके 4 लोकल बोर्ड हैं। कितने? 4 लोकल बोर्ड प्यारे दोस्तों, 4 लोकल बोर्ड। मुंबई, ठीक है, MKDC, MKDC ट्रिक याद कर लेना। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, मुंबई। क्या? मुंबई। अब ये वाली स्लाइड ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक, यहाँ पे जो गवर्नर श्री शक्तिकांता दास दिए गए ना, हेड ऑफ आरबीआई, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल फंक्शनिंग एंड पॉलिसी डिसीजन, इनके बारे में याद रखना। अभी ये नहीं है, यहाँ पे पीडीएफ में हम ठीक कर लेंगे, टीम से ये ठीक करवा लेंगे। ये हमारे पास 25 नंबर के, याद रखना, आरबीआई थे। 25 नंबर के आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर, ये पॉइंट नोट कर लेना। इन्होंने जो सर्व किया ना, ये याद रखना कब से कब तक किया है। इन्होंने 11 दिसंबर 2024 से पहले किया है, 2024 से पहले। अब जो ना ये डिप्टी गवर्नर लिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो संजय मल्होत्रा है ना, इनके बारे में क्या याद रखना, ये डिप्टी गवर्नर नहीं है, ये करंट अभी 2026 की बात करें 2026 में 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये 26 नंबर के क्या है, 26 नंबर के गवर्नर ऑफ आरबीआई है इंडिया के सिंस 11 दिसंबर 2024 से। कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब यहाँ पे फोकस करना, डिप्टी गवर्नर, क्या कहा मैंने? डिप्टी गवर्नर्स कौन कौन हैं अभी? तो डिप्टी गवर्नर्स की बात करें एज ऑफ जनवरी 2026 की, अगर हम बात करते हैं आज के टाइम की बात करें, एज ऑफ जनवरी 2026
6 बेस्ड ऑन अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास 4 डिप्टी गवर्नर है। कितने? 4। अब वो 4 कौन कौन से हैं देख लेना, मैं नाम लिखता हूँ। सबसे पहले श्री श्री टी रविशंकर। क्या नाम है? टी रविशंकर, ये नाम नोट कर लेना। टर्म इनकी 2027 तक रहेंगे, 2027 तक। दूसरा आप क्या याद रखोगे? श्री स्वामीनाथन, श्री स्वामीनाथन, ठीक है। जाना कीरामन, ठीक है। इनको शॉर्ट में जे भी आप लिख सकते हो। तो इनकी टर्म 2026 ईयर तक ही है, 2026 तक। दूसरे ये हो गए। तीसरा हमारे पास है यहाँ पे जैसे डॉक्टर पूनम गुप्ता। क्या है? डॉक्टर पूनम गुप्ता, ये पॉइंट नोट करोगे। डॉक्टर पूनम गुप्ता ये अपॉइंटेड हुए थे अप्रैल 2025 में, अप्रैल 2025 में। और ये भी हैं। 4 नंबर पे याद रखना शिरीष चंद्रा मुर्मू, ये हमारे पास जो है ये अपॉइंटेड किए गए हैं 9 अक्टूबर 2025 को। 4th नंबर पे ये है। तो आपने क्या देखा? सबसे पहले टी रविशंकर, तो इनने किसको सक्सीड किया है? एम राजेश्वर राव को। इनके बारे में याद रखना। और यहाँ पे टोटल 4 हैं अभी। एक टी रविशंकर है, दूसरे श्री स्वामीनाथन जे हैं, और डॉक्टर पूनम गुप्ता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। चंद्रा मुर्मू की बात करें, ये अपॉइंटेड किए गए हैं 3 साल की टर्म के लिए, ठीक है। और इनकी जो टर्म है ये स्टार्ट हुई है 9 अक्टूबर 2025 से, जिनने सक्सीडिंग किया है एम राजेश्वर राव को। एम राजेश्वर, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखना, राजेश्वर राव। अब जो पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये डेटा हम ठीक कर लेंगे, इसको आपने नहीं देखना है। जो जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए, जो बताए, वो याद रखना। ओके, चलिए। हाँ, तो इनके बारे में आप क्या याद रखोगे? इनके बारे में याद रखोगे, ये लोग बैंकिंग रेगुलेशन, मॉनिटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल सिस्टम जैसे कामों में गवर्नर को सपोर्ट करते हैं। चलिए, ठीक है। फिर यहीं पे की फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ आरबीआई दिया गया है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मॉनिटरी अथॉरिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है, तो ये आप ध्यान रखोगे। अथॉरिटी सबसे पहला काम, ठीक है। आपने क्या याद रखना है? फॉर्मुलेट्स करता है, इंप्लीमेंट्स करता है, मॉनिटर करता है मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया को। कौन? आरबीआई। ये आरबीआई के काम है, ठीक है। की फंक्शन सबसे पहला क्या है? मॉनिटरी अथॉरिटी। मतलब क्या हुआ कि पैसे को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी। याद रख लेना, आरबीआई का पहला काम यह है कि ये पैसे को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी कहलाती है। आरबीआई क्या क्या करता है? देखो, आरबीआई इंडिया की मॉनिटरी पॉलिसी को बनाता है। क्या करता है? मॉनिटरी पॉलिसी को बनाता है, इंप्लीमेंट भी करता है और मॉनिटर भी करता है। फॉर्मुलेट करता है, इंप्लीमेंट्स करता है और मॉनिटर भी करता है। चलिए, और मेन एम इसका क्या है? मकसद क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब हुआ महंगाई को कंट्रोल करना, ठीक है। वाइल इंश्योरिंग एडिक्वेट क्रेडिट टू प्रोडक्टिव सेक्टर्स, साथ ही प्रोडक्टिव सेक्टर्स, जिसमें प्रोडक्टिव सेक्टर्स कौन से हो गए? प्रोडक्टिव सेक्टर का मतलब हो गया एग्रीकल्चर, क्या? एग्रीकल्चर, साथ साथ इंडस्ट्री या एमएसएमई, ठीक है ना। आरबीआई के बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे रिपो रेट, कर रिपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट। ये इसके क्या माने जाते हैं? ये इसके टूल्स माने जाते हैं। इन टूल्स से ना आरबीआई इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, और मनी सप्लाई को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? पहला पॉइंट, पहला फंक्शन इसका मॉनिटरी अथॉरिटी था, ठीक है। दूसरा मेन फंक्शन इसका क्या है? इशूअर ऑफ करेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सोल अथॉरिटी माना जाता है टू इशू करेंसी नोट्स। ये इशू करता है करेंसी नोट्स को, एक्सेप्ट 1 नोट एंड काइन। अब इससे मतलब क्या हुआ समझ लेते हैं। समझते हैं। देखो, इशू ऑफ करेंसी का मतलब है कि नोट छापने वाली अथॉरिटी ये माना जाता है। आरबीआई का रोल इसमें क्या रहता है कि आरबीआई को करेंसी नोट्स इशू करने का सोल अथॉरिटी कहा जाता है ना, मैंने आपको बोला। एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और 1 रुपी कॉइन, ये चीज़ आप याद रख लेना। अब क्यों? ये जो 1 रुपी नोट होता है और जो कॉइन होता है ना, ये हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना प्यारे दोस्तों, ठीक है। पूरे देश में ना क्लीन और जेन्युइन नोट्स की सप्लाई इंश्योर कौन करता है? आरबीआई करता है। इंश्योर करता है सफिशिएंट सप्लाई ऑफ क्लीन एंड जेन्युइन नोट्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। मतलब जितने भी पुराने फटे हुए फेक नोट्स होते हैं, इन नोट्स को ये सर्कुलेशन से बिल्कुल निकाल देता है और विड्रा करता है किसको? ओल्ड मल्टीलेटेड एंड कंटरफेड नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन। जो चीज़ें मैंने अभी आपको समझा दी। तीसरा काम इसका है बैंकर्स एंड डेप्ट मैनेजर टू गवर्नमेंट। ये क्या चीज़ है? देखो, आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर कैसे है? देखो, यहाँ पे लिखा गया एक्ट एज ए बैंकर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ये बैंकर माना जाता है।
इसमें काम क्या होता है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स मेंटेन करता है, देखो ना मेंटेन करता है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को हैंडल करता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स को, किस चीज़ को हैंडल करता है, जितनी भी रिसिप्ट्स आती हैं या पेमेंट्स इनको ये हैंडल करता है, और मैनेज करता है पब्लिक डेट को भी, ठीक है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ गए, ट्रेजरी बिल्स आ गए, ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी, इन सब को ये क्या करता है, याद रख लेना, मैनेज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है फोर्थ पॉइंट, याद रख लेना, बैंकर टू बैंक्स, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये इसके काम है, याद रखना, पूछ सकता है एग्जामिनर के इनमें से कौन सा काम नहीं है, कौन सा। बैंकर टू बैंक्स क्या है, एक्ट एज ए बैंकर टू द स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, आरबीआई बैंक्स का बैंकर है, जितने भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, इनका ये बैंकर होता है आरबीआई, याद रख लेना, और इसका काम होता है बैंक्स के कैश रिजर्व मेंटेन करना, ठीक है, मेंटेन करता है कैश रिजर्व्स को, जितने भी अदर बैंक्स होते हैं, और साथ साथ सेटलमेंट करना अकाउंट्स ऑफ बैंक्स को भी, और ये क्या करता है, सेटलमेंट्स करता है, अकाउंट्स को हैंडल करता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, यहाँ पे जो लिखा गया ना, एक्ट एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान देना। यहाँ पे लिखा गया है प्रोवाइडिंग इमरजेंसी लिक्विडिटी ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, इसका मतलब ये है कि देखो जब बैंक्स को ना इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत होती है, कब, इमरजेंसी में, मुश्किल में, और इन्हें कोई भी मदद नहीं मिलती, कोई भी हेल्प नहीं मिलती, तो लास्ट ऑप्शन इनके पास कौन सा होता है, लास्ट ऑप्शन आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है इनके पास, ठीक है, और आरबीआई लास्ट ऑप्शन होता है, तो लास्ट ऑप्शन के तौर पे ये इनको क्या देता है, आरबीआई लोन देता है बाकी वाले बैंक्स को। तो ये काम ना कब होता है, याद रखना, जब फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिले, पैसों का क्राइसिस देखने को मिले तब। तो होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ याद रखने का इसके काम्स को, देखो इसके फंक्शन यहाँ तक जो मैं बताया ना, इसका ट्रिक भी है, क्या ट्रिक का आप याद रख सकते हो, यहाँ पे बता देता हूँ, MIBBL। अब M से क्या होगा, ये मॉनिटरी अथॉरिटी का काम करता है, से क्या हो गया, इश्यूअर ऑफ करेंसी है, B से क्या हो गया, बैंकर टू बैंक है, L से क्या हो गया, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। जहाँ तक जो यहाँ तक जितने भी हमने पॉइंट्स देखे वो सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, फिर फिफ्थ नंबर पे आप क्या याद रखोगे, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर है फाइनेंशियल सिस्टम का। आरबीआई का रेगुलेटर का रोल है, याद रख लेना, रेगुलेट्स करता है एंड सुपरवाइज करता है बैंक्स को एंड NBFCS। अब इसका मतलब क्या है, आरबीआई बैंक्स और NBFCS यानी नॉन बैंकिंग, नोट कर लो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये आप नोट करो, इसका मतलब है, इसका फुल एब्रीविएशन है। रेगुलेट्स करता है, सुपरवाइज करता है बैंक्स को एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, रेगुलेट और सुपरवाइज करता है कौन, आरबीआई। ये काम किसका है, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इशू करता है लाइसेंसेस को एंड सेट्स करता है रूल्स फॉर इंटरेस्ट रेट एंड कैपिटल एडुकेसी। मतलब आरबीआई जो है ना, बैंक्स की बात की जिसमें NBFCS को लाइसेंस देता है, ये वाले जो ऊपर वाले बैंक है इनको क्या करता है, लाइसेंस देता है। इंटरेस्ट रेट्स के जो रूल्स होते हैं ये भी यही बनाता है। कैपिटल एडुकेसी का मतलब क्या हुआ, बैंक्स के पास मिनिमम कैपिटल जो होती है इसको फिक्स करता है। क्या कहा मैंने, कैपिटल एडिक्वेसी, बैंक के पास जो मिनिमम क्या होती है, कैपिटल, मिनिमम कैपिटल, इसको क्या करता है, ये फिक्स करता है। और याद रखना, इंश्योर करता है सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई इंश्योर करता है कि बैंकिंग सिस्टम सेफ रहे, स्टेबल रहे, लोगों का भरोसा बना रहे। चलिए नेक्स्ट जो 6 नंबर पे फंक्शन है, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर पूछ सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया, मैनेज करता है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, इंप्लीमेंट किया गया, मॉनिटर किया गया फीमा को 1999 में, जो मेंटेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन रूपी को इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब सुनो क्या मतलब हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब हुआ कि आरबीआई इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करता है। क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है, जिसमें जो हमारे पास डॉलर वगैरह रहते हैं ना, डॉलर, यूरो, ठीक है ना, इन चीज़ों को समझ आ गई। अब इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर फीमा 1999 का मतलब क्या है कि आरबीआई फीमा एक्ट आया था। क्या, आरबीआई फीमा एक्ट कब आया था, 1999 में, मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो आरबीआई फीमा एक्ट 1999 को इम्प्लीमेंट और मॉनिटर करता है कौन, आरबीआई। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड सारे रूल्स इसी एक्ट के अंडर आते हैं। किसके अंडर, फीमा के अंडर। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड सारे रूल्स है ना, वो फीमा के अंडर आते हैं। अगर आपसे पूछ ले तो इसके अंडर, फीमा के अंडर। फिर यहीं पे ना मेंटेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन रूपी को इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई इंडियन रूपी की वैल्यू को स्टेबल रखता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी, ठीक है। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज समझ आया होगा। रेगुलेटर है किसका, पेमेंट का एंड सेटलमेंट सिस्टम का। 7 फंक्शन इसका। देखो
पेमेंट सिस्टम रेगुलेट करना भी इसका काम है। आरबीआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस और रेगुलेट करता है। किस सिस्टम को? पेमेंट सिस्टम को क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है और साथ साथ प्यारे दोस्तों रेगुलेट भी करता है, जिसमें इंट्रोड्यूस एंड रेगुलेट्स पेमेंट सिस्टम्स लाइक एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, ये सारी चीज़ें इसी के अंडर आती हैं। जैसे आप यूपीआई वगैरह ये सब यूज़ करते हो ना, तो याद रख लेना। इंश्योर करता है पेमेंट्स आर सेफ, सिक्योर, एफिशिएंट एंड फास्ट। आरबीआई क्या इंश्योर करता है कि पेमेंट जो है सेफ भी हैं, सिक्योर भी है, फास्ट भी हैं और एफिशिएंट भी हैं। प्रमोट्स करता है डिजिटल एंड कैशलेस ट्रांजैक्शंस को। डिजिटल एंड कैशलेस इकोनॉमी की बात करें तो आरबीआई डिजिटल और कैशलेस ट्रांजैक्शंस को क्या करता है? प्रमोट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंटल रोल इसका क्या है? यहाँ पे ये सपोर्ट करता है नेशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स को। आरबीआई नेशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करता है। प्रमोट्स करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को, बैंकिंग इन रूरल एरियाज़ को एंड एमएसएमई क्रेडिट्स को। ये भी इसी का मेन फंक्शन है। ठीक है, और रीफाइनेंसिंग सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे ना आरबीआई जो है, याद रख लेना, रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए, प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए। तो ये सारे के सारे यहाँ पे फंक्शन थे आरबीआई के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सारे नोट कर लेना। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहीं पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड यहाँ पे क्या दिया गया है? आरबीआई ऑफिस लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस हेडक्वार्टर तो मैंने आपको बता दिया कि आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। ये पॉइंट आपने नोट करना है। ऑल मेजर पॉलिसी डिसीजन जो हैं ये यहीं से लिए जाते हैं। ये पॉइंट तो आप नोट करोगे। लेकिन इसके ना हमारे पास जोनल ऑफिस हैं, और वो कितने हैं? 4 हैं। एक मुंबई, कलकत्ता, न्यू दिल्ली और चेन्नई। MKNC। ठीक है, ये याद रख लेना। M से मुंबई, K से कोलकाता, N से न्यू दिल्ली और C से चेन्नई। ठीक है, और यहाँ पे ये वेस्ट जोन है, ये कोलकाता ईस्ट जोन है, न्यू दिल्ली नॉर्थ जोन है और चेन्नई साउथ जोन है। इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, तो आप याद रख लेना। ठीक है, अगर आपसे रीजनल ऑफिसेज के बारे में पूछेगा तो याद रखना, इसके मोर देन 19 रीजनल ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया देखने को मिलते हैं। 19 से ज़्यादा रीजनल क्या हैं? ऑफिसेज हैं इंडिया के बाहर। और मेजर लोकेशन इसकी बात करें, एक तो जम्मू में है, पटना में है, नागपुर, लखनऊ, कोची, कानपुर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, भोपाल, हैदराबाद, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर और बेंगलुरु। ये पॉइंट आप ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। और इसके लगभग कितने हमारे पास सब ऑफिसेज हैं अगर आपसे पूछेगा, तो इसके लगभग हमारे पास 11 सब ऑफिसेज हैं इन स्मॉलर स्टेट एंड हिल रीजन्स में। ठीक है, जितने भी स्मॉल स्टेट्स और हिल रीजन्स में, इसमें टोटल कितने? 11 इसके सब ऑफिसेज भी देखने को मिलते हैं। और इंपॉर्टेंट वन इनमें से कौन से हैं? अगरतला, ऐजवाल, शिलोंग, देहरादून, गंगटोक, इम्फल, ठीक है, पणजी और श्रीनगर, रायपुर, शिमला और रांची है। ये आप थोड़ा सा याद रख लेना, पूछा नहीं जाता लेकिन कोई पता नहीं होता। ठीक है, 11 इसके सब ऑफिस हैं, तो ये पॉइंट नोट कर लेना। आरबीआई ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो आरबीआई स्टाफ कॉलेज की बात करें, लोकेशन इसकी चेन्नई रहने वाली है। अगर आपसे आरबीआई स्टाफ कॉलेज के बारे में पूछेगा ना, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे रहने वाली है प्यारे दोस्तों? चेन्नई में, जहाँ पे ट्रेन किया जाता है ग्रेड बी एंड अदर आरबीआई ऑफिसर्स को। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी और अदर ऑफिसर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ पे लिखा गया है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, CAB। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये पुणे में देखने को मिलता है। इसकी लोकेशन पुणे में है और इसका फोकस है एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंकिंग पे। यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, आरबीआई स्टाफ कॉलेज पूछा जाए, चेन्नई, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, CAB, पुणे। यहाँ तक आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा जो मैंने आपको बताया है। अब यहीं पे दिया गया है हमारे पास आरबीआई एकेडमी के बारे में। अब ये आरबीआई एकेडमी क्या है? देखो, जब हम बात करते हैं ना इसके बारे में, आपको क्या याद रखना है? ये मुंबई में है। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखोगे। कहाँ पे है? मुंबई में है। ये प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग बैंकिंग, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में। ठीक है, आरबीआई एकेडमी मुंबई में है। आरबीआई के ऑफिसर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है बैंकिंग, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, मतलब पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सारा का सारा यहाँ पे सिखाया जाता है। ये पॉइंट आप नोट करोगे। अब दूसरा यहाँ पे दिया गया है कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स। इसका मतलब क्या है कि ट्रेन किया जाता है ऑफिसर्स को बैंकिंग सुपरविजन में एंड रेगुलेशन में। ठीक है, ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब बैंक्स को कैसे मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है, तो ये पॉइंट आप नोट करोगे। अब यहाँ पे लिखा गया है ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस ऑफ आरबीआई, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, किसके? आरबीआई के, तो वो कौन से होंगे? पहला तो IDRBT, दूसरा IGIDR। इसकी फुल एब्रीविएशन याद रख लेना। ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली काम करते हैं जो, पर आरबीआई से इनका लिंक भी रहता है। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले
इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जो कहाँ पे देखने को मिलता है, हैदराबाद में देखने को मिलता है, ये पॉइंट नोट करोगे। दूसरा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च कहाँ देखने को मिलता है, मुंबई में देखने को मिलता है। अब ये IDRBT जो है ना, इसका काम है बैंकिंग टेक्नोलॉजी में, डिजिटल बैंकिंग में, मतलब पेमेंट सिस्टम रिसर्च में, जैसे कोर बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी में, ये हमारे पास इसका काम रहता है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन कौन से हैं RBI के, IGIDR के बारे में क्या याद रखोगे, IGIDR के बारे में याद रखना है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, ये कहाँ पे है, ये मुंबई में है, ठीक है। इसका काम ज़्यादातर इकोनॉमिक्स रिसर्च में रहता है, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग के लिए रिसर्च सपोर्ट जो देता है यही देता है, ठीक है, IGIDR। तो ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है RBI के, नोट कर लेना। की डिपार्टमेंट सेंट्रल ऑफिस में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका एक मॉनिटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट होता है, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट होता है और तीसरा बैंकिंग सुपरविजन डिपार्टमेंट होता है। जब मॉनिटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इसका काम क्या है, कंट्रोल करना इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई को। जैसे जब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट के बारे में, तो इसके बारे में आप क्या याद रखोगे, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट के बारे में क्या याद रखोगे, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट मैनेज करता है फॉरेक्स रिजर्व को, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व जो मैनेज करने का काम होता है, जैसे डॉलर हो गए, गोल्ड हो गया, फॉरेन करेंसी हो गई, इसकी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट रहता है। फिर बैंकिंग सुपरविजन डिपार्टमेंट की बात करें तो क्या याद रखना है, इसका काम है रेगुलेट्स करना बैंक को रेगुलेट करने का काम होता है बैंकिंग सुपरविजन डिपार्टमेंट का, जिसमें क्या होता है, जिसमें देखा जाता है कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सारा जो चेक किया जाता है ना, ये बैंकिंग सुपरविजन डिपार्टमेंट में किया जाता है। तो की डिपार्टमेंट सेंट्रल ऑफिस के याद रख लेना। वन लाइन एग्जाम ट्रिक क्या याद रखना है, मैंने आपको बता दिया, RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। जोनल ऑफिस इसके 4 हैं, ठीक है। जो ट्रेनिंग ऑफिस हैं चेन्नई, पुणे और मुंबई में हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ये चीज़ ज़रूर याद रखोगे, ठीक है। फिर हमारे सामने दिया गया है यहाँ पे मॉनिटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ RBI, वेरी इंपॉर्टेंट के मॉनिटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कौन से RBI के, RBI के टूल्स जिससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है, मनी फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। टूल्स यूज बाय RBI टू कंट्रोल मनी फ्लो इन द इकोनॉमी, ये वो टूल्स होते हैं जो RBI यूज़ करता है, कंट्रोल करता है मनी फ्लो को इकोनॉमी के अंदर, जिसमें मेन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, महंगाई को कंट्रोल में रखना होता है, और यहाँ पे मैनेज करना होता है लिक्विडिटी कैश को। मैंने कहा है कि इकोनॉमी में कैश ज़्यादा या कम ना हो, इस चीज़ को ये मैनेज करता है, लिक्विडिटी कैश को। और यहाँ पे कीप द इकोनॉमी स्टेबल, मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमी को स्टेबल रखना जो होता है, ये भी इसका एक याद रख लेना ऑब्जेक्टिव है, गोल है। 2 टाइप्स इसकी देखने को मिलती हैं मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स में। मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स में देखो, मॉनिटरी पॉलिसी हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन डिटेल। एक क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं और एक क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। अब ये जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं ना, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या कंट्रोल करना होता है, कितना पैसा इकोनॉमी में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल रिपो रेट जो होता है इसमें आता है, रिपो रेट, ठीक है। CRR, SLR, मतलब कंट्रोल करता है हाउ मच मनी इज़ इन द इकोनॉमी, कितना पैसा इकोनॉमी के अंदर है। या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। क्वालिटेटिव टूल्स में यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है वेयर मनी गोज, पैसा कहाँ जाता है, कंट्रोल करता है कि पैसा कहाँ जाएगा, जिसमें इसमें भी आप ना पॉइंट नोट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊँ किस में, क्वालिटेटिव टूल्स में हमारे पास पता है क्या आ जाता है, जैसे कि हमारे पास ना एग्जाम्पल इसकी है क्रेडिट रेशनिंग, ये याद रख लेना, इसकी एग्जांपल है मोरल सॉशन, या फिर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इसकी एग्जांपल है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये चीज़ें हम बाद में भी पढ़ेंगे मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसी में। तो ये हमारे पास इसके क्वालिटेटिव टूल्स हैं जो यहाँ पे मैंने लिखवाए। क्वांटिटेटिव में कंट्रोल हाउ मच मनी इज़ इन द इकोनॉमी, और क्वालिटेटिव में कंट्रोल वेयर मनी गोज। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको ज़रूर याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। टूल्स जो यूज़ किए जाते हैं RBI के द्वारा कंट्रोल करने के लिए मनी फ्लो को इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, वो क्या क्या हैं वो भी हम देखेंगे। मेन गोल्स इसमें क्या क्या है, कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को, मैनेज करना लिक्विडिटी कैश को, इकोनॉमी को स्टेबल रखना। और इसमें 2 तरह के हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी टूल देखने को मिलते हैं, एक क्वांटिटेटिव टूल, दूसरा क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव में एग्जांपल रिपो रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वालिटेटिव में क्रेडिट रेशनिंग, मोरल सॉशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये चीज़ें आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पायरेंट जो JK SSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हो, तो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो मिल जाएगा, प्लस वीडियो लेक्चर्स, OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज। इसमें आपका कंप्लीट जो सिलेबस है ना, ये कवर हो जाएगा अच्छे से। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है जो नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। हमारी क्लासेस साइंस की, मैथ की, इकोनॉमिक्स की, इंग्लिश की और साथ साथ GS की
जो है चल रही हैं डेली बेसिस पे, तो आप इसमें इनरोल हो सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। वही एस्पायरेंट मैसेज करना जो सीरियस होंगे, ठीक है, जिनको हमसे मिलकर तैयारी करनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट देना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते रहते हैं, हम टाइमली हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास दिया गया है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के, हमारे पास क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, जनरल टूल जो हमारे पास आरबीआई के आ जाते हैं। सबसे पहला है रिपो रेट। कौन सा है? रिपो रेट। फिर हमारे पास होता है रिवर्स रिपो रेट। लेकिन हम पहले एक देख लेते हैं कि रिपो रेट क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। देखो, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो ये आरबीआई के जनरल टूल्स माने जाते हैं। ये टूल्स आरबीआई यूज करता है मार्केट में पैसा ज्यादा या कम करने के लिए। क्या कहा मैंने? या तो पैसे को ज्यादा करने के लिए या तो पैसे को कम करने के लिए। दिमाग में बिठा लेना, ओके। अब रिपो रेट क्या होता है, एक एक पॉइंट यहां पे ध्यान से सुनना। रिपो रेट क्या होता है? रिपो रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स। बैंक्स गिव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड गारंटी। समझने की कोशिश करना। रिपो रेट का मतलब होता है वो इंटरेस्ट रेट जिसमें आरबीआई बैंक्स को पैसे देता है। किसको पैसे देता है? बैंक्स को पैसे देता है। और बैंक्स आरबीआई से पैसा लेने के बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। यही हमारे पास क्या होता है? रिपो रेट होता है। समझ आ गया? बैंक आरबीआई से क्या करते हैं? पैसा लेते हैं, और पैसा लेने के बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या करते हैं? गिरवी रखते हैं। ये हमारे पास रिपो रेट कहलाता है, ओके, ठीक है। वो इंटरेस्ट रेट जिसमें आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है। अब देखो, रिपो रेट अगर हमारे पास क्या होगा, रिपो रेट बढ़े तो क्या होता है, ठीक है, बैंक्स को पैसा महंगा मिलता है। पहली बात देखो, लोन्स यहां पे कॉस्टलियर होते हैं। इस एरो का मतलब क्या है? बढ़ना, ठीक है। और लेस मनी इन मार्केट, क्या होगा? बैंक वाले क्या करेंगे? लोगों को महंगा लोन देंगे, और मार्केट में क्या होगा? पैसा कम हो जाता है। मार्केट में पैसा कम हो जाता है, प्यारे दोस्तों, समझ रहे हो बातों को? ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगर रिपो रेट घटे तो क्या होगा, मतलब कम हो तो क्या होगा? यहां पे ये देखो, ये इस एरो का मतलब है कम होना। सुनो, बैंक को पैसा यहां पे सस्ता मिलता है। लोन्स मतलब चीपर हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। बैंक सस्ता लोन देता है इस तरह से लोगों को, और मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाता है। समझ रहे हो बातों को? मार्केट में इससे क्या होगा? पैसा ज्यादा आ जाता है। दोनों कंडीशन समझ लेना। रिपो रेट बढ़े तो क्या होता है? जब रिपो रेट बढ़ जाता है ना, तो बैंक को जो पैसा मिलता है वो महंगा मिलता है। बैंक लोगों को भी लोन महंगा देता है। मार्केट में पैसा बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखोगे। इसी तरह से रिपो रेट अगर घटेगा तो क्या होगा? हमारे पास बैंक को पैसा सस्ता मिलता है, बैंक सस्ता लोन इससे देगा, और मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाता है। चलिए एग्जांपल, एक्सपेंसिव लोन्स इक्वल टू बैंक्स गिव्स एक्सपेंसिव लोन टू द पीपल। मतलब कि ज्यादा एक्सपेंसिव लोन होंगे तो बैंक वाले भी लोगों को एक्सपेंसिव लोन ही देंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक बच्चे को समझाने वाली एग्जांपल है। कोई टीचर है, मान लेते हैं कोई टीचर है। टीचर क्या करता है? टीचर पेंसिल जो है, पेंसिल होती है ना, पेंसिल महंगी दे तो बच्चे कम पेंसिल लेंगे या ज़्यादा लेंगे? बच्चे सिंपल है, कम पेंसिल लेंगे। तो ये एग्जांपल आपने समझी होगी किसके? जब रिपो रेट बढ़ जाता है। मतलब अगर मैं पेंसिल की कीमत को बढ़ा दूंगा तो बच्चे उसको कम लेंगे, और इसी का उल्टा अगर पेंसिल में सस्ती दूंगा तो सबसे ज़्यादा पेंसिल लोग खरीदेंगे। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है रिपो रेट का। होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। आ गया रिवर्स रिपो रेट। यहां पे लिखा गया रेट एट विच आरबीआई बारोज मनी फ्रॉम बैंक्स। एक एक पॉइंट नोट करना, डेफिनेशन याद रखना। रिवर्स रिपो रेट क्या होता है? ये वो रेट होता है जिसमें आरबीआई बैंक से पैसे उधार लेता है। यहां पे ये कंडीशन आ जाती है। रिवर्स उसका उल्टा हो जाता है कि हमारे पास यहां पे आरबीआई क्या कहता है? बैंक से पैसे उधार लेता है, ठीक। आप सुनो, यहां पे क्या लिखा गया? हाई रिवर्स रिपो होगा। क्या कहा मैंने? अगर रिवर्स रिपो बढ़ेगा तो रिवर्स रिपो बढ़ने पर क्या होगा? बैंक्स डिपॉजिट मनी विद आरबीआई लेस कैश इन मार्केट। इसका मतलब क्या? सुनो ध्यान से समझना। यहां पे बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रख देते हैं। क्या करते हैं? हाई रिवर्स रिपो जब देखने को मिलता है ना, यानी कि ज़्यादा जब ये बढ़ेगा ना, तो बढ़ने पर जो बैंक होते हैं वो अपना एक्स्ट्रा पैसा किसके पास रखेंगे? आरबीआई के पास रखेंगे। और मार्केट में कैश, इससे क्या होगा? मार्केट में कैश कम हो जाएगा। मार्केट में कैश कम हो जाएगा। समझ रहे हो बात? ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। एग्जाम्पल, आरबीआई कहता है, क्या कहता है? गिव मी योर एक्स्ट्रा मनी। मुझे अपना एक्स्ट्रा मनी दो। आई विल पे इंटरेस्ट। मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा। समझ रहे हो? एग्जाम्पल, आरबीआई क्या बोलता है? तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा मुझे दे दो, जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो आप मुझे दे दो, मैं आपको इस पे इंटरेस्ट दे दूंगा। ये उल्टा सीन है, ठीक है। एक होता है हमारे पास रिपो रेट और एक होता है रिवर्स रिपो रेट। क्लियर हो गया? हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ। पहली बात ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 में। कब? 2022 में, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है, बैंक्स डिपॉजिट करते हैं एक्स्ट्रा मनी आरबीआई के पास विदाउट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बगैर। एसडीएफ क्या होता है, याद रखना, ये एक एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पे ना ये आपको वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है, बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रखते हैं, कोई सिक्योरिटी देने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब एसडीएफ का काम क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का यूज टू ऑब्जर्व एक्सेस लिक्विडिटी। देखो मार्केट से एक्स्ट्रा पैसा ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है, मार्केट से जो एक्स्ट्रा पैसा होता है इस चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है। और ये याद रखना है ये एक्ट करता है किस तरह से, एक्ट एज द लोअर लिमिट फ्लोर ऑफ द लेफ्ट कॉरिडोर। ये क्या करता है, लेफ्ट कॉरिडोर का लोअर लिमिट यानी माना जाता है, फ्लोर माना जाता है। एग्जाम्पल ना, बैंक सेफली पार्क्स करते हैं एक्स्ट्रा कैश आरबीआई, इसमें बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा बड़ी ही सेफ जगह रख देते हैं आरबीआई के पास, मतलब आरबीआई तो इनके लिए एक सेफ जगह ही मानी जाएगी। तो सिंपली इतना याद रखना, बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास जब रखते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के, बगैर कोई सिक्योरिटी देने के, मतलब इनको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती सिक्योरिटी की, तो ये हमारे पास आ जाता है एसडीएफ के अंडर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंडर। समझ आया होगा। फिर आ जाता है कैश रिजर्व रेशियो, CRR, ये इसके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है और फोर्थ नंबर है कैश रिजर्व रेशियो। तो जब हम बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, CRR के बारे में, आप क्या याद रखोगे, CRR क्या होता है, देखो मिनिमम कैश बैंक्स मस्ट कीप विद आरबीआई। देखो बैंक को आपने टोटल डिपॉजिट का ना कुछ थोड़ा सा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जब क्या कहा मैंने, जो बैंक्स होते हैं ना, अदर बैंक्स, इनका ये काम रहता है कि जो इनका अपना टोटल डिपॉजिट होता है ना, इसका कुछ थोड़ा सा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, इस पैसे पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये भी याद रख लेना। तो कैश रिजर्व रेशियो यही है, मतलब रिजर्व रखा जाता है ये पैसा और इस पैसे पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्या है कि CRR अगर इंक्रीज होगा, ये एरो का मतलब है इंक्रीज होना, CRR अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, CRR घटेगा तो क्या होगा, ठीक है। CRR अगर बढ़ेगा तो बैंक हैव लेस मनी टू लेंड, बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचता है। मैंने क्या कहा, इस सिचुएशन में जो बैंक्स होते हैं ना, कोई बैंक मान लो, उस बैंक के पास क्या होगा, मैं ये बोल रहा हूं, बैंक के पास जो लोन दिया जाता है ना लोगों को, लोन देने के लिए पैसा इसमें क्या होता है, इसमें लेस बचता है, कम पैसा बचता है। और अगर ये घटेगा, इसका मतलब है कम होना, इस एरो का मतलब यह है, अगर ये घटेगा, CRR अगर घटेगा तो बैंक कैन लेंड मोर मनी, मतलब बैंक के पास लोन देने के लिए यहां पे ज्यादा पैसा होता है, मोर मनी होता है, ये चीज याद रखना। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलो हमारे पास, सोचो एक बैंक के पास रुपीज़ कितने हैं, 100 रुपीज़ डिपॉजिट हैं। क्या कहा मैंने, 100 रुपीज़ डिपॉजिट है। तो जब CRR बढ़ेगा ना, CRR जब बढ़ेगा तो आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई बोलता है तुम्हें ज़्यादा पैसा मेरे पास रखना पड़ेगा। कौन बोलता है, आरबीआई। मान लो CRR कितना है, 10%, 10% से ये कितना हो जाता है, 15%, 10 से 15% हो गया। अब बैंक को क्या करना पड़ेगा, अब बैंक को ₹15 आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। ये निकलेगा इनके पास लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा, लोगों को लोन कम मिलेगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। तो CRR बढ़ने पे क्या होता है, सिंपल शॉर्ट लाइन में लोन कम होता है और पैसा भी कम होता है। दो सिचुएशन ऐसे क्रिएट होती हैं। वहीं पे जब CRR घट जाता है, क्या कहा मैंने, जब CRR घट जाता है, ठीक है, क्या होता है, कम हो जाता है, CRR कम हो जाता है, ठीक है। तो आरबीआई बोलता है, आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई बोलता है अब तुम कम पैसा मेरे पास रखो। मान लो CRR 15% से 10% हो गया, ठीक है। अब बैंक को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ₹10 आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या होगा, बैंक के पास लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा आ जाएगा, लोगों को लोन आसानी से मिलेगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपल, अब याद क्या रखने का, जब CRR कम हुआ तो लोन भी बढ़ जाएगा, लोन ज़्यादा हो जाएगा और पैसा भी इंक्रीज हो जाएगा। दोनों सिचुएशन आपको समझ में आ चुकी होंगी। इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जामिनर बना लेता है, ठीक है। तो ये दिमाग में बिठा लेना। 5th नंबर पे हमारे पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन 6th नंबर पे। पहले देख लेते हैं ये क्या होता है, SLR क्या होता है, SLR क्या चीज़ है। देखो यहाँ पे लिखा गया है % ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट कीप इन सेफ एसेट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड, कैश। थोड़ा ध्यान से समझना, SLR की जब बात होती है तो बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ %, किसको, बैंक को, जो बैंक होते हैं ना इनको अपने डिपॉजिट का कुछ % सेफ चीज़ों में रखना होता है। किस चीज़ में, सेफ चीज़ों में रखना होता है। और वो सेफ चीज़ें गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है और कैश हो सकता है, इसकी फॉर्म में, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड, गोल्ड, कैश की फॉर्म में। तो ये हमारे पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहलाता है,
ठीक है। इसका पर्पज़ क्या होता है? इंश्योर करना बैंक सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। देखो इसका पर्पज़ क्या होता है? बैंक को सेफ और स्टेबल बनाना, ठीक है। एग्जाम्पल, बैंक कीप सेविंग इन ए सेफ बॉक्स बिफोर गिविंग लोन्स। इससे मतलब क्या है? देखो लोन देने से पहले बैंक अपनी बचत किसी अलमीरा में यानी सेफ बॉक्स में रख लेता है। तो यही हमारे पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। इस एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो कि बैंक को अपने डिपॉजिट का, जो उसका अपना डिपॉजिट है, उसका कुछ परसेंट सेफ चीजों में रखना होता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में। होप आपको समझ आ चुका होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन फिर आ गया OMO। इनकी ना फुल एब्रीविएशन याद रख लेना। आरबीआई बाइज और सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द मार्केट। देखो इसका मतलब क्या है? आरबीआई मार्केट में ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जब खरीदता है या बेचता है, आरबीआई जब बाई भी करता है या सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट के अंदर, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में आता है, OMO में आता है। आरबीआई क्या खरीदेगा? देखो आरबीआई बाइज मनी इंक्रीज। देखो आरबीआई जब खरीदता है तो मार्केट में पैसा बढ़ता है, मार्केट में पैसा इंक्रीज होता है जब आरबीआई खरीदता है। आरबीआई जब बेचता है, जब आरबीआई सेल करता है ना, तो मार्केट से पैसा कम हो जाता है, मार्केट से पैसा कम हो जाता है, ठीक है। तो आप सिंपली याद रख लेना, खरीदना क्या होता है यानी पैसा देना, और बेचना क्या होता है यानी पैसा वापस लेना, यही चीज़ है ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है कि आरबीआई मार्केट में जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदे या बेचे, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन की कैटेगरी में आएगा। जब आरबीआई खरीदता है किसी चीज़ को तो मार्केट में पैसा, याद रखना, बढ़ जाता है। यहाँ पे सेल करता है तो यहाँ पे मार्केट से पैसा कम हो जाता है। खरीदने से क्या होता है? खरीदने से मतलब, खरीदने का मतलब क्या होता है? किसी को पैसा देना, तो उससे आप एग्जांपल से समझ सकते हो ना। तो बेचने से क्या होता है? मतलब आप किसी से बेच के पैसा वापस ले रहे हो। तो इस एग्जांपल से आप समझोगे। अब सुनो एग्जांपल, बाइंग इक्वल टू गिविंग मनी, जो मैंने आपको बता दिया, पैसा देना, और सेलिंग इक्वल टू टेकिंग मनी बैक। ये इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको इसके बिल्कुल ईजी फॉर्म में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ तक सिंपली मैंने आपको क्या क्या बताया। अगर मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिविजन दूँ तो मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको रिपो रेट के बारे में बताया। किसके बारे में? रिपो रेट के बारे में। रिपो रेट क्या बताया मैंने? रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को पैसा उधार देता है, ठीक है, इसी को हम रिपो रेट कहते हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? रिवर्स रिपो रेट। क्या बताया? रिवर्स रिपो रेट। ये एक एक पॉइंट नोट कर लेना, ये आपको काम आएंगे, एग्जामिनर पूछ सकता है। रेट एट विच, ये कौन सा रेट है? रेट एट विच आरबीआई, जिसमें आरबीआई क्या करता है? बारोज करता है। क्या करता है? बारोज करता है मनी को फ्रॉम बैंक से, फ्रॉम बैंक, ठीक है। ये आप नोट करोगे। इसका मतलब क्या हुआ? जिस रेट पर आरबीआई बैंक से पैसे उधार लेता है। कौन? आरबीआई, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पे कौन सा है? एसडीएफ। कौन सा है? एसडीएफ। एसडीएफ क्या बताया? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये सारी टर्में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना ये एक ऐसी फैसिलिटी है, क्या फैसिलिटी वेयर बैंक्स, जहां पे बैंक्स क्या करते हैं? वेयर बैंक्स डिपॉजिट, जहां पे बैंक्स डिपॉजिट करते हैं एक्स्ट्रा मनी को। किसको? एक्स्ट्रा मनी को। किसके साथ? विद आरबीआई के साथ। एक्स्ट्रा मनी विद आरबीआई विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट सिक्योरिटी, ये इसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन है। मतलब जिसमें बैंक क्या करते हैं? अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास बिना सिक्योरिटी के रखते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा? सीआरआर। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। ये पॉइंट नोट कर लेना। अब कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो का मतलब होता है मिनिमम कैश। क्या? मिनिमम कैश। ये वो मिनिमम कैश होता है जो बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स मस्ट कीप विद आरबीआई, कीप विद आरबीआई। ये पॉइंट आप नोट करोगे। मतलब बैंक को अपना मिनिमम कैश क्या करना पड़ता है? आरबीआई के पास रखना होता है। फिर हमारे पास ना 5th नंबर पे आप नोट करो एसएलआर। एसएलआर के बारे में पढ़ा ना। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर का मतलब होता है प्यारे दोस्तों पोर्शन, ठीक है, पोर्शन ऑफ डिपॉजिट। ये पोर्शन होता है डिपॉजिट का। बैंक्स, पोर्शन ऑफ डिपॉजिट बैंक्स मस्ट, जो मस्ट क्या करते हैं? कीप इन सेफ एसेट, ऐसे आप लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि डिपॉजिट का वो हिस्सा जो बैंक सेफ चीज़ों में रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ आई, चीज़ बता भी दी थी। अब बात कर लेते हैं एक और चीज़ मैंने आपको पढ़ाई, OMO के बारे में। OMO क्या होता है? OMO होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये क्या चीज़ है? मैंने आपको बोला था आरबीआई क्या करता है? आरबीआई बाई करता है या फिर सेल करता है। आरबीआई बाई और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई करेगा या सेल करेगा टू कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को। किसको? टू कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को, ठीक है।
तो ये इसमें आएगा। मतलब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद बेचकर पैसे को कंट्रोल करता है, तो ये ओएमओ के केस में आता है। एक और होता है एमएसएफ, इसके बारे में भी समझ लेना, ये भी हमारे पास इसका एक क्वांटिटेटिव टूल माना जाता है। जैसे कि इसका मतलब क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, नोट करो, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है इमरजेंसी, ये वर्ड याद रख लेना, इमरजेंसी बोरोइंग फैसिलिटी, ठीक है, इमरजेंसी बोरोइंग फैसिलिटी फॉर बैंक्स एट ए हायर इंटरेस्ट रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं। इमरजेंसी में बैंक हाई इंटरेस्ट पर, इमरजेंसी में जब बैंक हाई इंटरेस्ट पर आरबीआई से पैसा लेते हैं, किससे? आरबीआई से, तो ये हमारे पास एमएसएफ के नाम से जाना जाता है। होप आपको ये सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। अगर अब भी नहीं समझ आए तो कभी भी नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या गया है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, ये हमारे पास 7th नंबर पे याद रखना। इमरजेंसी ओवरनाइट लोन फॉर बैंक्स, ये इमरजेंसी ओवरनाइट लोन माना जाता है बैंक के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जब इमरजेंसी में बैंक हाई इंटरेस्ट पर आरबीआई से पैसे लेता है, तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहलाता है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हायर देन होता है रिपो रेट से एमएसएफ में, ठीक है। एग्जांपल, बोरोइंग करना मनी एट नाइट व्हेन शॉप्स आर ऑलमोस्ट क्लोज्ड, मतलब कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई तब इसको आरबीआई से पैसे लेने की जरूरत पड़ जाए, तो ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहलाता है। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड पे फोकस करना, करंट आरबीआई पॉलिसी रेट्स क्या हैं एज ऑफ जनवरी 2026। मैं तो आपको करंटली डेटा दे रहा हूँ, ये चेंज होते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, तो ये आप अपडेट करते रहेंगे। एग्जाम आपका लेट होगा थोड़ा, तो तब भी आप देख लोगे एग्जाम से पहले, ठीक है। थोड़ा बहुत ये परसेंटेज ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अभी क्या है, देखो पॉलिसी रिपो रेट की अगर हम बात करते हैं, ये कितना है? 5.25% अभी, ठीक है। मेन रेट होता है एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक्स, जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को पैसा उधार देता है, ठीक है ना, ये पॉलिसी रिपो रेट कहलाता है। अब देखो यहाँ पे रिड्यूस किया गया लेट 2025 में टू बूस्ट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो ये क्यों कम किया गया था? 2025 के एंड में इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कम किया गया था, ठीक है। इसकी इफेक्ट क्या है, देखो रिपो रेट जब कम होता है ना, मैंने आपको बोला था लोन सस्ते होते हैं, जैसे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, ये सस्ते हो जाते हैं। आरबीआई बैंक को सस्ता पैसा देता है और बैंक लोगों को सस्ता लोन आगे देते हैं, तो ये चीज़ होती है पॉलिसी रिपो रेट में। फिर हमारे पास आ जाता है लोअर रिपो रेट, फिर क्या आ जाता है? लोअर रिपो रेट, ये चिपेस्ट लोन्स होते हैं। तो रिवर्स रिपो रेट की बात करें तो कितना है अभी, याद रख लेना, रिवर्स रिपो रेट हमारे पास अभी अगर हम बात करते हैं याद रख लेना 35 है परसेंटेज, ठीक है। रेट एट विच आरबीआई बारोज मनी फ्रॉम बैंक्स, ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, बस ये बता रहा हूँ कि अभी अभी ये कितने परसेंटेज है, जिस रेट पर आरबीआई बैंक से पैसा उधार लेता है, ये अभी कितना है? ये 3.35% है, ठीक है। ये थोड़ा कम है, मतलब सिस्टम से एक्स्ट्रा पैसा निकालने के लिए इसका यूज़ होता है, यूज टू ऑब्जर्व एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम द सिस्टम। बैंक के पास ज़्यादा पैसा है तो आरबीआई बोलता है मेरे पास रख दो, इंटरेस्ट दूंगा, तो इस तरह से ये चीज़ देखी जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है एमएसएफ, ठीक है। एमएसएफ क्या हो गया? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये हमारे पास अभी 5.50% है, ठीक है। ये अभी कितना है? 5.50%, इतना याद रख लेना। और इसके बारे में याद रखना, ये क्या है? इमरजेंसी ओवरनाइट लोन होता है फैसिलिटी फॉर बैंक्स। मैंने आपको बोला था ना बैंक्स के लिए इमरजेंसी लोन फैसिलिटी होती है। इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है? रेट इज़ हायर देन रिपो रेट। इसमें एमएसएफ रेट हमेशा रिपो रेट से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। जैसे इमरजेंसी में पैसा उधार में मिलता है ना, पर महंगा होता है वो, क्योंकि आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इमरजेंसी में आपको कोई पैसे देगा नहीं, आप उसको बोलते हो यार मुझे आज 5,000 दे, मैं तुझे 7,000 दूंगा, 8,000 दूंगा, क्योंकि आपको इमरजेंसी थी। तो इस तरह से इस चीज़ को याद रखना है एमएसएफ के बारे में। फिर आ गया हमारे पास ना स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये जो रेट है अभी 3.25 से 5.0% में देखने को मिल रहा है। ये क्या है? बैंक्स डिपॉजिट जब करते हैं एक्सेस मनी आरबीआई के साथ विदाउट कोलेटरल, बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रख सकता है बिना सिक्योरिटी के, ये हमारे पास आ जाता है एसडीएफ में, ठीक है। तो इसका काम क्या है? हेल्प करता है लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन में, मार्केट से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी ऑब्जर्व करना होता है। एक्ट एज करता है फ्लोर ऑफ इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर के तौर पे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लेना। किस तरह से एक्ट करता है? फ्लोर ऑफ इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर, ये इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर का फ्लोर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ना इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि बैंक अपना एक्स्ट्रा कैश सेफ जगह पर पार करके रख देता हो, तो इस तरह से आपको इस चीज़ को समझना है। फिर हमारे पास बैंक रेट अभी देखें तो कितना है? 5.50%, ठीक है। ये क्या रेट है? ये रेट ऐसा रेट है जिसमें आरबीआई लेंड्स करता है मनी टू बैंक्स विदाउट सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को बिना सिक्योरिटी पैसा देता है, अक्सर एमएसएफ के साथ ही
तो ये चीज़ याद रखनी है। जनरली ये मूव होता है MSF रेट के साथ। अक्सर MSF क्या होता है, MSF मैंने आपको समझा दिया ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो ये रेट अक्सर MSF के साथ ही ये मूव करता है। बैंक रेट हमारे पास याद रख लेना एक्चुअल में किसके बराबर होता है, अगर देखा जाए MSF रेट के बराबर। मेरे पास कैश रिजर्व रेशियो की बात करें तो कितना है अभी 4%। मैंने आपको ये समझा दिया ना क्या होता है, परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट कैप्ट इन कैश विद RBI। जब ऐसी परसेंटेज जो बैंक डिपॉजिट रखते हैं कैश फॉर्म में RBI के साथ, और अभी ये 4% है, ठीक है। दिस मनी कैन नॉट बी लेंट बाय बैंक्स। ये जरूर याद रखना कि इस पैसे को बैंक लोन नहीं दे सकता, ठीक है। दिस मनी कैन नॉट बी लेंट बाय बैंक्स। फिर आ गया हमारे पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, ये अभी कितना है 18%। मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक्स मस्ट कीप इन सेफ एसेट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गोल्ड कैश। ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि मिनिमम ऑफ परसेंटेज जो रखी जाती है डिपॉजिट की जाती है बैंक के द्वारा सेफ एसेट्स में, और किस फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गोल्ड कैश की फॉर्म में। तो ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आता है, ये 18% है अभी। तो यहीं पे अगर हम देखें एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट EBR, ये अभी 7.90% है, यूज बाय बैंक्स एग्जाम्पल SBI फॉर फ्लोटिंग रेट लोन्स। तो ये क्या होता है, देखो फ्लोटिंग रेट लोन्स के लिए ये बेंचमार्क रेट होता है, ठीक है। जैसे कि कैसे बनता है ये, रिपो रेट को मिला के प्लस स्प्रेड को मिला के किस पर इफेक्ट होता है, देखो कैलकुलेटेड होता है एज रिपो रेट प्लस स्प्रेड के तौर पे, और इफेक्ट करता है होम लोन्स को या पर्सनल लोन्स को, ठीक है। इसका इफेक्ट इन चीज़ों पे पड़ता है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो ये थे हमारे पास अभी रेट्स कुछ जो मैंने आपको समझा दी। ये ऊपर भी मैंने डेफिनेशनें समझाई थी, उनके रेट्स दिए गए कि अभी अभी कितना कितना रेट है, ये चेंज होता रहता है, ज़्यादा आगे पीछे भी नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। तो ये चीज़ याद रख लेना, एग्जाम लाइन क्या है, MPC एम्स टू बैलेंस, ठीक है, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। फर्दर रेट कट्स मे बी एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट GDP ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 2026। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। MPC का मतलब हो गया मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ये कमेटी होती है RBI की, जो डिसाइड करती है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स को, किसको, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को। तो इसका एम क्या है, अभी इसका एम है बैलेंस करना ग्रोथ को और महंगाई को। फर्दर रेट्स कट्स में भी एक्सपेक्टेड का मतलब हो गया कि ये सपोर्ट करेंगे GDP ग्रोथ को इन फिजिकल ईयर 2026 में। अब यही वही दिया गया है इसमें एज ऑफ जनवरी 2026, जो मैंने आपको पढ़ाया, रिपो रेट एट विच RBI लेंड्स टू बैंक, लोअर रिपो रेट इक्वल टू चीपर लोन्स। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में वही चीज़ें समझा दी गई हैं दोबारा से। फिर रिजर्व रिपो रेट कितना है, MSF रेट कितना है, SDRF रेट कितना है, डेफिनेशन साथ दी हैं, बैंक रेट कितना है, CRR कितना है, SLR कितना है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट कितना है, वही जैसे कि यूज बाय बैंक्स SBI फॉर लोन्स, रिपो रेट प्लस स्प्रेड। तो ये सारा आप याद रखेंगे, ठीक है। गोल क्या है, बूस्ट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को। आगे बढ़े तो ये सारे पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना। ये चीज़ें मैंने आपको ऊपर समझा दी, तो अब दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे फोकस करना, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इंपॉर्टेंट टर्म्स RBI एंड मॉनिटरी सिस्टम। देखो गिल्ट एज्ड मार्केट क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर, मार्केट्स फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेफेस्ट ड्यू टू गवर्नमेंट गारंटीज यूज बाय बैंक्स RBI एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है, याद रखना ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक किस्म का मार्केट होता है, गवर्नमेंट की गारंटी होती है, इसलिए सबसे सेफ मार्केट ये माना जाता है। इसमें बैंक RBI और बड़े फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। इसी लैंग्वेज में आप कितना क्या याद रखोगे इसके बारे में, आप याद रखोगे गिल्ट एज्ड इक्वल टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी इक्वल टू सेफ। ये आप याद रखोगे गिल्ट एज मार्केट के बारे में। मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, सेफेस्ट होती हैं गवर्नमेंट गारंटीज के द्वारा, और ये कौन यूज करता है, इसमें बैंक RBI और बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना वो इन्वेस्ट करते हैं गिल्ट एज मार्केट में। वो आपको समझ में आया होगा। NDTL आपसे पूछ सकता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ये फुल एब्रीविएशन भी पूछी गई है SSC CGL में बहुत बार, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें टोटल डिपॉजिट होता है एक बैंक का, बैंक के टोटल डिपॉजिट को NDTL कहते हैं। क्या कहते हैं, NDTL। बैंक के टोटल डिपॉजिट को NDTL कहते हैं। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इंक्लूड करता है डिमांड डिपॉजिट्स, करंट सेविंग्स एंड टाइम डिपॉजिट्स यानी फिक्स डिपॉजिट्स। इसमें डिमांड डिपॉजिट्स किसको कहते हैं, जो सेविंग और करंट होते हैं, प्लस टाइम डिपॉजिट जो FD जिसमें शामिल होता है, ठीक है। और याद रखना कि हमारे पास ना RBI जो है ना, RBI इसी NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के बेसिस पर CRR और SLR को क्या करता है, कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो NDTL का मतलब क्या हुआ, बैंक का टोटल जमा पैसा, ठीक है। इस तरह से याद रखना। और जो फैक्ट मैंने बताया कि RBI क्या करता है, NDTL के बेसिस पर CRR और SLR को क्या करता है, कैलकुलेट करता है। ये एग्जाम में पूछा गया है। फिर ये हिल्टन यंग कमीशन को देख लेते हैं, ये क्या चीज़ है। देखो सेटअप हुआ था 1926 में, पहला पॉइंट याद रखना। और आल्सो कॉल्ड रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। रिकमेंडेड किया गया क्रिएशन ऑफ RBI को। अगर ये जो कमीशन है पहले याद रख लेना, कब हमारे पास सेटअप हुआ, 1926 में हुआ। इसको रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहते हैं।
सबसे पहले रिकमेंडेशन जो दी थी आरबीआई की, मतलब जो सिफारिश की थी ना बनाने के लिए, वो इसी के द्वारा हुई थी, रिकमेंडेशन क्रिएशन ऑन आरबीआई। तो आप याद रखोगे हिल्टन यंग किस्म का, ये क्वेश्चन अगर इस तरह से बन जाए, हिल्टन यंग एक किस्म का क्या है, आरबीआई का जन्म है, आरबीआई का क्या है, बर्थ। ठीक है, याद रख लेना। ओके, फिर हमारे पास दिया गया 4 नंबर पे M1 मनी। ये क्या होता है, मनी सप्लाई का मेजर होता है, याद रखना। नेक्स्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई को M1 मनी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होता है देखो, इंक्लूड करता है करेंसी विद पब्लिक को, पब्लिक के पास कैश जो होता है, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स जो होते हैं, आरबीआई के जो डिपॉजिट्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, M1 मनी में, M1 मनी में आते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है और क्वेश्चन ये पूछा गया था, इनमें से नैरोएस्ट मनी किसको कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये तुरंत खर्च होने वाला पैसा होता है। ठीक है, तो M1 मनी का मतलब क्या होता है, तुरंत यूज होने वाला पैसा M1 मनी कैटेगरी में आता है। फिर यहाँ पे नैरो मनी दिया गया। अब नैरो मनी क्या होता है देखो, मनी दैट कैन बी यूज इमीडिएटली फॉर पेमेंट, अभी बता दिया ना, ऐसा पैसा जो तुरंत पेमेंट के लिए यूज होता है। इसमें सिर्फ M1 शामिल होता है, जो मैंने आपको बताया, डेली ट्रांसैक्शन के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, यूज फॉर डेली ट्रांसैक्शन, याद रख लेना। फिर अगर आपसे पूछे हॉट मनी क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ मनी है। ठीक है, ये भी पूछे जा सकते हैं। मनी दैट मूव्स क्विकली बिटवीन कंट्रीज, ऐसा पैसा जो कंट्रीज के बीच में बहुत फास्ट मूव करता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए इसका इन्वेस्ट होता है, नेचर में बहुत अनस्टेबल होता है, ये वेरी अनस्टेबल इन नेचर, इन्वेस्टेड फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। ठीक है, इतना याद रख लेना। जो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं ना, आज इंडिया में पैसा लगाएं, कल निकल लें यहाँ से, तो ये हमारे पास हॉट मनी है। क्या है, हॉट मनी। मान के चलते फॉरेन इन्वेस्टर आज इंडिया में पैसा लगाएं तो कल क्या कर लें, निकाल लें, तो ये हमारे पास हॉट मनी है। आज लगाएं तो कल ही निकाल लें, समझ रहे हो ना बात को। फिर आ गया नेयर मनी। नेयर मनी की बात करें, याद रख लेना, एसेट्स नॉट कैश बट इजली कन्वर्टेबल इनटू कैश, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। आप में से अगर किसी ने एसएससी के या यूपीएससी पीएससी के एग्जाम दिए होंगे, आपको समझ में होना चाहिए। ये छोटी छोटी टर्म है, तो जेकेएसएसबी को पूछने में क्या गरज है, पूछ सकता है ना। तो याद रखना है, एसेट नॉट कैश बट इजली कन्वर्टेबल इनटू कैश, ये कैश नहीं होता पर इजली कैश में बदल सकते हैं इसको। एग्जांपल्स, फिक्स डिपॉजिट इसमें आती हैं, टाइम डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल्स इसमें आते हैं। ये इमरजेंसी में काम आता है, इतना पॉइंट नोट कर लेना। तो नियर मनी का मतलब होता है कैश के पास वाला पैसा। ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। वन लाइनर एग्जाम टिक, गिल्ट एज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं इसमें, एनडीटीएल टोटल बैंक डिपॉजिट को कहते हैं, हिल्टन यंग आरबीआई का बर्थ माना जाता है, हॉट मनी फास्ट मूविंग मनी को कहते हैं, नियर मनी नॉट इक्वल टू कैश बट क्लोज टू कैश। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर नेक्स्ट यहां पे जो टर्म दी गई है फियाट मनी। अब ये क्या है देखो, मनी दैट हैज वैल्यू बिकॉज गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इट लीगल टेंडर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसको मार्क करो। ठीक है, फियाट मनी क्या होता है, जिस पैसे की वैल्यू इसलिए होती है क्योंकि गवर्नमेंट यूज लीगल टेंडर इसको बोलती है। क्या बोलती है, लीगल टेंडर के तौर पे। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, नॉट बैक्ड बाय गोल्ड और सिल्वर। इसमें याद रखना, गोल्ड या सिल्वर से बैक नहीं होता। इसमें क्या होता है, पीपल एक्सेप्ट इट ड्यू टू गवर्नमेंट अथॉरिटी। लोग इसको किसकी वजह से एक्सेप्ट करते हैं, लोग गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं इंडियन रुपी या फिर यूएस डॉलर। ठीक है, इजी लाइन, मनी वर्क्स। यहाँ पे क्या होता है, मनी काम करता है बिकॉज गवर्नमेंट सेज इट इज ए मनी, गवर्नमेंट बोले तभी ये पैसा चलेगा। समझ आ गई, आ गई। अब यहाँ पे दिया गया है, हमारे सामने दिया गया मोरल सुएजन। अब ये क्या चीज़ है, एक क्वालिटेटिव मॉनिटरी टूल यूज बाय आरबीआई। ये एक किस्म का क्वालिटेटिव मॉनिटरी टूल होता है। देखो, हम जब मॉनिटरी पॉलिसी और यहाँ पे पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी, वहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ों को डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा देख लो कि मोरल सुएजन क्या होता है। एक क्वालिटेटिव मॉनिटरी टूल यूज बाय आरबीआई, आरबीआई का क्वालिटेटिव मॉनिटरी टूल होता है, ये क्वालिटेटिव होता है। और आरबीआई रिक्वेस्ट और एडवाइज करती है बैंकों के फॉलो करो इसकी पॉलिसीज को। यहाँ पे आरबीआई रिक्वेस्ट करता है या फिर एडवाइज करता है बैंक्स को कि उसकी पॉलिसीज को फॉलो करो। इसमें ऐसा होता है, ठीक है। इसमें कोई लीगल फोर्स नहीं होती, नो लीगल फोर्स इज इन्वॉल्व। याद रख लेना, यहाँ पे यूज होता है कंट्रोल करने के लिए इसको, क्रेडिट कंट्रोल को, और डिसिप्लिन के लिए इसका यूज़ होता है। यानी कि बैंक में डिसिप्लिन जो मेंटेन किया जाता है, इन चीज़ों के लिए इसका यूज़ होता है। सिंपली याद रख लेना, यहाँ पे टीचर एडवाइजिंग स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ पुनिशिंग देम, मतलब वो उनको नसीहत दे पनिशमेंट के बजाय। तो ये हमारे पास मोरल सुएजन होता है। समझ आया होगा। तो वन लाइनर यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है फियाट यानी गवर्नमेंट ऑर्डर, और मोरल सुएजन यानी आरबीआई की एडवाइस। चलिए यहाँ पे ना ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप यहाँ पे ध्यान देना, सुनो यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
ठीक है, ये वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जो आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहला आरबीआई स्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को। पहला पॉइंट। आरबीआई वाज सेट अप अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। दूसरा पॉइंट, आरबीआई वाज रिकमेंडेड बाय द हिल्टन यंग कमीशन 1926। पढ़ा दिया। आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, याद रखना। आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई हेडक्वार्टर वाज फर्स्ट कलकत्ता में था और शिफ्टेड हुआ मुंबई में 1937 में। आरबीआई वाज सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा रह चुका है टिल अप्रैल 1947 तक। अगर आपसे ये फैक्ट पूछा जाए, कब तक? अप्रैल 1947 तक। आरबीआई वाज सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान रह चुका है टिल जून 1948 तक। ये भी आप याद रखना, फैक्ट पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर वाज कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक। फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। मनमोहन सिंह की बात करें तो ये ओनली पीएम थे। याद रखना, मनमोहन सिंह इज द ओनली पीएम हु वाज आल्सो एन आरबीआई गवर्नर। जो आरबीआई गवर्नर थे, ये वो फैक्ट है जो हर एक एग्जाम में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इनको बोल रहा हूँ, ये एग्जाम में आते हैं। आरबीआई एम्बलम हैज टाइगर एंड ए पाम ट्री। ठीक है। आरबीआई रेगुलेट्स बैंक्स एंड एनबीएफसीज इन इंडिया। ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया। आरबीआई कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी को एंड मनी सप्लाई को। ये भी पढ़ा दिया। आरबीआई मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज को एंड फॉरेक्स रिजर्व को। ये भी पढ़ा दिया। आरबीआई इशू करता है करेंसी नोट्स को इंडिया में। आरबीआई फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 जुलाई टू 13 जून। ये याद रखोगे। और आरबीआई सुपरवाइज करता है जीएसटी रिलेटेड बैंकिंग ऑपरेशंस को। जो भी फैक्ट्स यहाँ पे बताए ना, एक एक याद रख लेना। और इनमें सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख, याद रखना। और मनमोहन सिंह इज द ओनली पीएम हु वाज आल्सो एन आरबीआई गवर्नर। और यहीं पे यहाँ पे आरबीआई वाज सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान टिल जून 1948 और आरबीआई वाज सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा टिल अप्रैल 1947। ये भी पूछा जा सकता है। ओके, देखो फिर हमारे पास दिया गया है आरबीआई सब्सिडियरीज। वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या चीज़ है, आपको इतना याद रखना है कि आरबीआई अकेले काम नहीं करता, उससे कुछ हेल्पर की नीड होती है। किसकी ज़रूरत होती है? हेल्पर की नीड, मतलब हेल्पर्स की नीड होती है। ठीक है। तो डीआईसीजीसी यहाँ पे जो दिया गया ना, इसका फुल एब्रीविएशन है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये आरबीआई की हेल्पर कंपनीज मानी जाती हैं। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? ये डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है टू बैंक डिपॉजिटर्स को अप टू 5 लाख पर डिपॉजिटर। कितना? 5 लाख। मान के चलो ना, कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, उसके पास इंश्योरेंस है, और अगर कोई बैंक डूब जाता है तो क्या होता है, ये ₹5 लाख तक का पैसा डिपॉजिटर को ना मिल जाता है। तो मतलब पैसे की थोड़ी सेफ्टी हो जाती है। तो ये डीआईसीजीसी का रोल रहता है। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, आप याद रखेंगे। ठीक है जी। दूसरा आपको क्या याद रखना है? BRBNMPL। इसका मतलब क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। फुल एब्रीविएशन याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। ओके, ये प्रिंट्स करता है करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई। देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करना चाहूँगा, कुछ एस्पिरेंट बड़े बेहुदा से क्वेश्चंस करते रहते हैं कि आपका मटेरियल बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है ना। अगर हमारा मटेरियल वेस्ट मटेरियल है तो भाई लोग आप मत देखा करो वीडियोस। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे कि आप हमारे वीडियोस देखो, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आज यूट्यूब का ज़माना है, आज एआई का ज़माना है, हज़ारों कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप उनके वीडियोस देखो। यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। देखो आपकी ज़िंदगी है, आपको नौकरी लेनी है, अपने लिए लेनी है, हमारे लिए तो नहीं लेनी, ना ही हमें कुछ देना है आपने। तो आप क्या करें ना, अच्छे से मेहनत करें, जहाँ से आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है वहाँ से पढ़ो। लेकिन हमें आके ना ये बेहुदा से क्वेश्चन व्हाट्सएप पे इधर उधर ये मत किया करो, टाइम मत किया करो वेस्ट। आपका 1-2 सेकंड वहाँ पे मैसेज में जो टाइप करते हो ना हमें मैसेज करने के लिए, वो टाइम आप अपनी किताबों को दे दो। ठीक है ना, कल माँ बाप का सहारा बन जाओगे, नौकरी लोगे, अच्छे से ज़िंदगी जियोगे, ना किसी की टेंशन होगी, ना किसी का लेना ना किसी का देना, है ना। तो मेरी ये सजेशन रहेगी इन सारे प्यारे दोस्तों से जो हमें थोड़ा सा इस तरह के बेहुदा क्वेश्चंस करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ख्याल रखना है कि आप हमारी वीडियो को स्किप कर दिया करो। जब भी कहीं नज़र आए ना तो उस वीडियो को मत देखा करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास दिया गया है रिबिट। अब रिबिट क्या है? देखो, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसका फुल एब्रीविएशन क्या है? रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आप देखो ना, ये मैनेज करता है आरबीआई आईटी सिस्टम को, साइबर सिक्योरिटी को एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये मान लो ये आरबीआई का क्या है? ये आरबीआई का एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है। क्या है? कंप्यूटर एक्सपर्ट। ठीक है जी। आरबीआई की आईटी सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी जो होता है, ये सारा यही संभालता है। ऑनलाइन जितने भी फ्रॉड होते हैं उनसे ये चीज़ों को बचाता है। तो आपसे एग्जामिनर ना पूछ सकता है, ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये कहीं ना किसी एग्जाम में आ चुकी हैं। तो ये मत सोचना कि हम फालतू में आपको पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना होता है, और जी जेके एसएसबी के टीचर्स ऐसे एग्ज़ाम में वही
घिसे पीटे क्वेश्चन करवा रहे हैं, वही कंटेंट, वही आपका तब भी वही कंसर्न होता है। इजी चीज़ें पढ़ाओ, थोड़ी पढ़ाओ, तब भी आप राज़ी नहीं, आपको डिटेल में पढ़ाओ तब भी आप राज़ी नहीं। तो प्लीज़ बाकी वालों को तो डिस्टर्ब मत करो जो कुछ सीखना चाहते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, है ना। अब फाइनेंस की नौकरी है, कोई छोटी मोटी नौकरी थोड़ी ना है, तो इसके लिए कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, बोलने से पहले अपना टाइम वेस्ट मत किया करो। एक एक सेकंड कीमती होता है, ज़िंदगी का एक एक सेकंड कीमती होता है। इस सेकंड की आप कदर करो, रिस्पेक्ट करो। देखो, जो आप हमें मैसेज करते हो ना, एक सेकंड अपना वेस्ट करते हो या एक मिनट व्हाट्सएप पे, वो आप कहीं एक नई चीज़ सीख लोगे कहीं से, तो उस पर वर्क करा करो, है ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं उनको बोल रहा हूँ जो हमें बेहुदा से सवाल करते रहते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फिर ना प्यारे दोस्तों, आपको क्या याद रखना है IFTAS के बारे में। ये IFTAS क्या है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ठीक है। देखो, ये प्रोवाइड्स करता है टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज RBI को एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो आपने याद रखना है RBI का सॉफ्टवेयर दोस्त, ये RBI का एक सॉफ्टवेयर दोस्त माना जाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर दोस्त के तौर पे। RBI और बैंक्स को टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर देता है ये, और बैंकिंग एप्स इससे क्या होती हैं, स्मूथली चलती हैं, स्मूथली चलती हैं। अब ये कोई कहेगा इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, RBI का कनेक्शन है इनके साथ। ये हमारे पास क्या है, RBI की हेल्पर कंपनीज हैं, तो इनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? आप खुद बताओ वाला ज़रा मुझे, छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। चलिए आगे चलते हैं। CRR कैश रिजर्व रेशियो पेनल्टी। अब ये मैंने इसलिए ये स्लाइड में डाल दिया ये पेनल्टी वाला क्वेश्चन, क्योंकि ना मैंने एक पेपर देख रहा था SSC CGL में, ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने सोचा कोई पता नहीं JK SSB भी पूछ ले तो बता देते हैं अपने बच्चों को। तो यहाँ पे CRR का मतलब होता है, याद रख लेना सिंपली, हाँ, कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। अब CRR क्या, मैंने आपको शुरू में पहले ही बता दिया था कि बैंक को अपना थोड़ा पैसा RBI के पास रखना पड़ता है, ताकि बैंक क्या करे, रिस्की काम ना करे, और ये पैसा RBI के पास सेफ रहता है। ये पैसा जो होता है NDTL पर कैलकुलेट होता है, मैंने ये चीज़ें भी बताई थी, ठीक है। NDTL भी बताया था, बैंक ने जितना पैसा लोगों से लिया है, समझो ये NDTL। तो ये हमारे पास ना केप्ट बाई बैंक्स विद RBI, ये रखा जाता है बैंक के द्वारा RBI के साथ, और कैलकुलेटेड किया जाता है NDTL पे, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज पे, ठीक है जी। और पेनल्टीज रूल आपको याद रखने हैं इसके बारे में। अब पेनल्टीज रूल क्या है, देखो यहाँ पे लिखा गया है, फर्स्ट डे डिफॉल्ट की बात करें तो बैंक रेट प्लस 3% यहाँ पे चार्जेस होते हैं। मान के चलते हैं फर्स्ट डे डिफॉल्ट होता है, फर्स्ट दिन की कोई गलती होती है ना, तो उसमें हमारे पास अगर बैंक से कुछ गलती हो जाती है तो बैंक रेट प्लस 3% यहाँ पे इसको फाइन मिलता है। एक तो बैंक रेट जो होता है RBI का, वो मिला के प्लस 3% फाइन होता है। याद रखना, पहले दिन की गलती में। अगर अगले दिन भी कोई गलती हो जाती है किसी बैंक से, तो उसे क्या होता है, यहाँ पे बैंक रेट जो रहता है RBI का प्लस 5% और ऊपर से फाइन हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट याद रख लेना, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। मान के चलते हैं बैंक रेट है कितना, अभी ऐसे एग्जांपल के तौर पे मानते हैं 5 पॉइंट समथिंग है, इतना मान लेते हैं। तो फर्स्ट डे इसको फाइन क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे इसको फाइन हो जाएगा 8.75%, क्योंकि वो 3% इसमें ऐड हो गया। नेक्स्ट डे फाइन अगर होगा, कुछ गलती करेगा तो 10.75% हो जाएगा। सो कुछ समझ में आया होगा अगर इस तरह से क्वेश्चन बनेगा तो। होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल, जून 2025 बैंक रेट था 5.75% और फर्स्ट डे 5.75% था, प्लस 3% होकर 8.75% पेनल्टी हो गई। और नेक्स्ट डे अगर हम बात करें तो 5.75% से प्लस 5% ऐड हुआ तो 10.75% पेनल्टी माना जाए। ओके, लिक्विडिटी रेशियो पेनल्टी। अब ये क्या चीज़ है, देखो SLR को हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक को कुछ पैसा ना क्या करना होता है, जब गोल्ड, मैंने आपको पढ़ा दिया ना, गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कैश में जो रखना होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, SLR। ये भी सेफ्टी के लिए होता है, ये भी NDTL पर बेस्ड होता है, ठीक है। अब देखो ये बेस्ड होता है, देखो ना यहाँ पे लिखा गया मनी केप्ट इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज गोल्ड कैश आल्सो बेस्ड ऑन NDTL। पेनल्टी रूल्स इसमें क्या लगते हैं, अगर SLR ना रखें, मतलब पेनल्टी की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट डे कोई गलती हो जाती है, पहली बार गलती होती है तो बैंक रेट प्लस 3% रहता है इसमें, और कंटिन्यू आप कोई गलती करोगे तो बैंक रेट प्लस 5% रहता है इसमें, ठीक है, समझ आया होगा। फिर आ जाता है अदर कंसिक्वेंसेज ऑफ CRR SLR डिफॉल्ट्स, ठीक है, मतलब बाकी क्या क्या पेनल्टीज हैं इसको, मतलब रूल्स को ना फॉलो करने के क्या क्या नुकसान है। अगर बैंक बार बार रूल को फॉलो नहीं करेगा तो यहाँ पे ना RBI क्या कर सकता है, RBI कैन स्टॉप बैंक फ्रॉम एक्सेप्टिंग फ्रेश डिपॉजिट। RBI क्या कर सकता है, बैंक को नया पैसा लेने से रोक सकता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि लोग डिपॉजिट नहीं कर सकते। इफ रूल्स आर रिपीटेडली ब्रोकन RBI कैन ऑर्डर द बैंक नॉट टू टेक मनी, न्यू मनी, नॉट टू टेक न्यू मनी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पे बैंक डायरेक्टर मैनेजर्स कैन बी फाइंड पर्सनली। आप सुनो, यहाँ पे जो डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजर्स जो होंगे,
इनको पर्सनल फाइन होगा, कभी कभी अपनी जेब से भी इनको पैसा देना पड़ता है, तब याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफिसर्स याद रखना, नोइंगली ब्रेकिंग रूल्स मे पे फाइन्स फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। तो ये कुछ अदर कंसिक्वेंसेज भी हैं, थोड़ा आप ध्यान में रख सकते हैं। बैंक डायरेक्टर मैनेजर्स कैन बी फाइंड, ये तो मैंने पढ़ा लिया। पेनल्टी डिटेल्स मे बी मेड पब्लिक, और याद रख लेना आरबीआई बैंक की गलती पब्लिक को बता सकता है, लोगों का ट्रस्ट टूट जाता है इससे, कस्टमर पैसे रखना बंद कर देते हैं, ये भी याद रखना। आरबीआई कैन अनाउंस द बैंक मिस्टेक, आरबीआई ये अनाउंस कर सकता है कि जो बैंक ने यहाँ पे क्या किया, मिस्टेक की, और इससे क्या होगा, लोगों का ट्रस्ट टूटेगा, तो कस्टमर क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे ना डिपॉजिट करना पैसा, समझ आ चुकी होगी। तो ये याद रखना है। इन एक्सट्रीम केसेस में, मतलब सबसे बड़ा पुनिशमेंट क्या है, बैंकिंग लाइसेंस कैन बी कैंसल्ड, बैंक का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया जाता है। इफ सीरियस वायोलेशन कंटिन्यू, आरबीआई कैन परमानेंटली क्लोज द बैंक। एक्सट्रीम केस में बैंक परमानेंटली बैन भी हो सकता है। ये कुछ अदर कंसिक्वेंसेज हैं आरबीआई के रूल ना फॉलो करने से। तो होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। जो भी मैंने आपको पढ़ाया आरबीआई के बारे में, एक एक पॉइंट पढ़ाया, अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, हम ज़रूर उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये डेमो लेक्चर था हमारा यूट्यूब पे इकोनॉमिक्स का। इससे पहले हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी कवर किया हुआ है, तो अब बाकी वाले लेक्चर्स जो होंगे वो पेड में ही होंगे इकोनॉमिक्स के। तो होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं, आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ें, देखो जहाँ से आपको समझ आती है पढ़ो, पर पढ़ो, ठीक है। ये मेरा बताना था आपको। बाकी आप अपना फीडबैक जो है ना, जो आपका वैल्यूएबल फीडबैक है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, ओके। तो आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक न्यू वीडियो सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना भी, अपने घर वालों का भी, अपने पड़ोस वालों का भी ध्यान रखिएगा, और हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। होप आपको मेरी चीज़ें ये समझ आई होंगी। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।